guys, my name is Ayush Karan and welcome to our new channel Karan Classes. As you know, जैसा कि आप सबको पता है, वेट अ सेकंड, इस बात के बारे में पता है कि नहीं? क्योंकि मैंने रिवील तो कर दिया था इससे पिछले वाले वीडियोस में। आप लोग जाके पिछले वाला वीडियो देखो मेरे चैनल पे। ये नया चैनल है बच्चों, पुराना चैनल भी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे जाके आप सर चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इंट्रोडक्शन देख सकते हो, क्लास 10 मैथ का, क्लास 9 का भी देख सकते हो। अपने छोटे भाई बहन को बता दो, है ना। तो ये सर वीडियो किस बारे में होने वाला, पहले उसके बारे में तो चर्चा करी, फिर ना आगे बढ़ूंगा। हाँ ठीक है, ये वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। ये वीडियो किस चीज के बारे में होने वाला है, बेहद आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। क्या सर, कि 2024 का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीबीएसई का करने वाले हैं, है ना। क्योंकि सर पहला चैप्टर है और ये पहला वीडियो रहा हमारा इस चैप्टर का, इसलिए सर रियल नंबर के ऊपर में होने वाला है। तो 2024 में पूछे गए क्लास 10 मैथ के जितने सवाल हैं उसमें से सर चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से सवाल आए हैं वो हम लोग करने वाले हैं। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही है। और इस वीडियो को किस तरह से लेना है, किस तरह से करना है, का मतलब क्या है सर आपका? मतलब ये है, मैंने जैसे सवाल लिखा और मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा जस्ट अभी, तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, पहले खुद सॉल्व करना, इसको एज अ टेस्ट लो आप लोग, खुद सॉल्व करना, फिर वीडियो को ऑन करना, फिर देखना। तो ये एक वीडियो सोल्यूशन भी मान सकते हो आप लोग। और इसका मैं जितना भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, इसका पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के पे दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और आपको शांत से बैठ के अगर तसल्ली से टेस्ट देना है तो वहाँ पर जाकर टेस्ट दे सकते हो, है ना। उसको एज अ टेस्ट लेना है वो पीडीएफ को, है ना। जैसा उसके आंसर भी नीचे मेंशन होंगे, तो आंसर मत देख लेना, वैसे तो सॉल्व करने का देखना ही पड़ेगा, ठीक है सर। तो क्यों ना सर इससे स्टार्ट कर लिया जाए, अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि सर हमारा एग्जाम बहुत करीब है, 10 तारीख को ही है, ठीक है। जी हाँ। तो आज 24 तारीख है, पहला वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट, अगला चैप्टर सेकेंड का नेक्स्ट डे होगा। और सर 14 चैप्टर हैं, 14 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। 9 तारीख तक वीडियो आता रहेगा, ठीक है ना। और आपका 10 तारीख को एग्जाम है। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी, हाँ ठीक। तो सर सवाल नंबर पहला क्या बोल रहा है, देख लो। ये सवाल सर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ये आपको 1 मार्क कैरी करता है बच्चों। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 1 मार्क का सवाल है जो कि सीबीएसई ने पूछा था 2024 में, ठीक है। तो सर सवाल क्या है, लिखा हुआ इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर। सर ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर समझते हो, हाँ, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए हमारे। तो टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू, दो पॉजिटिव इंटीजर है, पी है और क्यू है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी। पी को या तो मैं बोलूँ कि जो पी का है वो फैक्टर वहाँ लिखा हुआ है, या तो मैं बोलूँ पी का मान वहाँ लिखा हुआ है, क्यू का फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है। वेर एज ए एंड बी आर प्राइम नंबर, जहाँ पे आपको ए बी दिख रहे होंगे ये सब में, ये सब सर प्राइम नंबर से क्या है, प्राइम नंबर से मीन्स दैट इसका प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है क्या सर? हाँ जी, हाँ जी। पी का प्राइम फैक्टर वहाँ लिखा हुआ है और क्यू का कोई एक नंबर हो सकता है, उसका प्राइम फैक्टर यहाँ लिखा हुआ है। देन एलसीएम ऑफ पी आर क्यू, तो एलसीएम क्या होगा सर पी आर क्यू का, वो लिखिए। तो सर ये चैप्टर फर्स्ट से सवाल है, एज यू नो मैंने लिखा भी है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई थिंक आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखे हो बच्चे। देखो इंट्रोडक्शन का अगर प्रॉब्लम है ना आपको, तो आप मेरे चैनल पे जाओ, मेरे ओल्ड चैनल पे, ये तो नया चैनल, इस पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप क्लिक करोगे तो चैनल पे पहुँच जाओगे, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। ये करंट क्लासेस है, वो दो करंट क्लासेस है, ठीक है। वहाँ जाके आप लोग प्रत्येक चैप्टर के वीडियो देख सकते हो, इंट्रोडक्शन से वहाँ से सीख सकते हो। लेकिन और दूसरी बात, आपका मन माने जहाँ देखना है वहाँ जाओ, पर देखो भाई बहुत जरूरी है, एग्जाम नज़दीक है, टाइम वेस्ट मत करो। तो सर पहले तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, स्टार्ट करेंगे ऐसा लिखना, क्योंकि एग्जाम अप्रोच के साथ मैं आपको लिखा रहा हूँ, हर एक चीज़ जो मैं ऐप लिख रहा हूँ आप अपनी कॉपी में, एग्जाम की कॉपी में भी लिख सकते हो, एज जैसा दिख रहा है वैसा ही। सर प्राइम फैक्टर ऑफ पी, सर क्या दिया हुआ है वो? तो सर दिया हुआ है 18 ए स्क्वायर बी का पावर 4, ऐसा दिया हुआ, जी हाँ। फिर लिखोगे प्राइम फैक्टर ऑफ, जो हमारे सर सेकेंड नंबर है वो है क्यू, इनके प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है सर 20 ए क्यूब बी स्क्वायर। लेकिन क्या सर ऐसा ही हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे क्या? ना जी ना, ये 18 भी तो है, 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बताओ? तो रफ में करोगे, यहाँ पे मेन पेपर में नहीं करोगे, रफ में करोगे। एक ऊपर में आखिरी पेज में ऊपर में लिखना रफ, उस पेज में पूरा रफ ही होगा हमारा, उसमें हेडिंग डाल देना आखिरी पेज में। अपने सीबीएसई बोर्ड में एक साथ जो एग्जाम देने जा रहे हो ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। आखिरी पेज उल्टाना डायरेक्ट, वहाँ पे ऊपर लिखना रफ और नीचे पूरा रफ कर लेना, ठीक है। हाँ सर ठीक है, बहरहाल मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ। तो सर 18 का प्राइम फैक्टर निकालने वाले हम लोग, 2 से सर 9, सर 3 से 3 और 3 से 1, तो सर क्या निकला? 2 इंटू 3 क्या निकला सर? 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या हम 3 इंटू 3 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर जरूर लिख सकते हैं, इतने भी छोटे नहीं हो कि ना ना समझो। सर समझ रहे हैं सर। अब आगे लिखा हुआ ए स्क्वायर लिखो, और फिर लिखा हुआ सर बी का पावर 4, ये भी लिखो।
तो सर मैंने इसको कुछ इस तरह से लिखा प्राइम फैक्टर में, ठीक है, तोड़ के। और सर 20 का भी निकालना पड़ेगा, जी हाँ निकालना तो पड़ेगा, सवाल है तो बनाना तो पड़ेगा। 20 का निकालते हैं, 2 से 10, फिर 2 से काटोगे 5, फिर 5 से 1, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 का स्क्वायर गुने 5 लिख सकते हो सर। आगे क्या लिखा हुआ, ए क्यूब लिखा हुआ, तो अभी लिखोगे ए क्यूब गुने बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिखोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो बताओ। ये रफ पार्ट है हमारा, ये रफ पार्ट है हमारा, इसको रफ पार्ट की तरह ही लोगे। एक सेकेंड, मेरा छोटू डस्टर कहाँ गया सर, क्या बात करिए, डस्टर है क्या, हाँ जिस दिन मिट जाए वो हमारा डस्टर है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, हमें निकालना है एलसीएम किसका सर, तो पी एन क्यू का। ऐसे ही लिखोगे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखोगे आप लोग। तो सर एलसीएम कैसे निकालते हैं भला, निकालते कैसे हैं। पहले तो जो कॉमन, उसको पहले कॉमन शो कर दो जरा। सर ये कॉमन दिख रहा है हमें, और कोई कॉमन है क्या, जी जरूर है, ये कॉमन है, के ये कॉमन, हाँ कॉमन चीज को पहले निकाल लिए, ठीक। अब जो कॉमन चीज हमने किया है उसमें से देखो हाईएस्ट पावर कौन कौन सा है, मतलब कि 2 और 2 यहाँ भी कॉमन है, ठीक ना। लेकिन सर पावर तो अलग अलग है, 2 का पावर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब 1 होगा, यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है सर, 2 दिया हुआ है। तो पावर अधिक वाले को हम लोग निकालेंगे, उसमें से कॉमन में से जो पावर अधिक वाला उसको खींच के निकालेंगे। सर इसका पावर अधिक है सर, तो खींच के निकाल दो भाई साहब इसको, गुना। आगे देखो सर ये भी कॉमन वाला है, अधिक पावर कहाँ है, पावर 3 अधिक होता है कि 2, क्या बात करो सर 3 ही तो होता है, हाँ जी हाँ, 1 का पावर 3 लोगे गुना। अब फिर यहाँ देखो, पावर अधिक वाले को लेंगे तो बी का पावर 4, अधिक हंसी मजाक नहीं आगे। लेकिन सर जो कॉमन नहीं है उसके साथ क्या करेंगे, उसको वैसे का वैसे ही लिख दो, जो कॉमन नहीं है उसको वैसे का वैसे ही लिख दो, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। सर ये कॉमन नहीं है तो लिख दो भाई, ये भी कॉमन था लिख दो भाई। तो ये बातें समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा, हाँ सर बहुत समझ में आ रही है। तो 2 दूनी मतलब 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे ए क्यूब हो गया, बी का पावर 4 हो गया, फिर सर यहाँ पे सर मल्टीप्लाई में ही रखो सबको पहले, 3 का स्क्वायर 9 और 5 तो है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 4 20, 29 180, 180 ए क्यूब बी का पावर 4। तो सर ये हमारा आंसर निकल गया। देखो तो क्या ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, क्या कोई ऑप्शन इसमें है जिससे वो मैच करे, हाँ सर है, क्या बात कर रहे हो, ये तो है, हाँ डी, तो डी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया। आई थिंक ये पहला सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। ये सर पहला सवाल था जो कि सीबीएसई ने पूछा था 2024 के एग्जाम में, और आशा करते हैं 2025 में भी आने की संभावना है इस तरह के सवाल। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सवाल टिट्टो आ जाएगा ना, लेकिन इस तरह के सवाल आ सकते हैं, नंबर में कुछ चेंजिंग कर देगा, है ना। इस तरह तरह के सवाल कितने तरह है ना, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है जी हाँ सर। और कोशिश करूंगा लगभग लगभग बता दूं, है ना। और दूसरी बात और कि पूरा तरीके से इस वीडियो पे डिपेंड नहीं होना, इसको एज ए टेस्ट लो, मैंने पहले ही कहा था, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि सीबीएसई किस तरह का सवाल पूछ रहा है, वैसे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, है ना, जिससे आप सवाल को अच्छे से कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है सर, सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 2 ये रहा, तुरंत सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। तो ऐसा है कि मैं लाइन से करवाने वाला हूँ, पहले पूरा का पूरा एमसीक्यूज करूंगा। वैसे तो ये बात मैंने बोल रखा है अपने इस चैनल के, इस नए चैनल के पहले ही वीडियो में, कि सर सीबीएसई जो है वो 5 सेक्शन में सवाल पूछता है। पहला वो सर सेक्शन ए होता है, जो कि सर वेरी वो एमसीक्यूज का होता है, जिसमें आखिरी के 2 सवाल 20 क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यूज में, जिसमें से आखिरी के 2 सवाल जो होते हैं वो सर एसेशन रीजन का होता है, ठीक ना। सेक्शन बी में सर वेरी शॉर्ट पूछता है, सेक्शन सी में शॉर्ट पूछता है, सेक्शन डी में लॉन्ग पूछते हैं, और सेक्शन ई में सर किस स्टडी बेस पूछता है। तो ऐसे ही मैं लाइन से बताने वाला हूँ, पहले पूरा एमसीक्यूज बताऊंगा, धीरे धीरे करके सारे सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, हाँ ठीक है सर। तो सर सेक्शन 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 छोड़ो, सवाल देखो हमारा सेक्शन वेक्शन हो गया। तो ठीक है सर, सवाल लिखा हुआ है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जिनके एचसीएफ आपको गिवन है, फिर सर इन दोनों सेम नंबर के आपको एलसीएम भी गिवन है, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। आपसे पूछ रहा है सर कि सर के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, तो ठीक है देखते हैं कैसे सवाल सॉल्व होने वाला है। बच्चों ये सवाल सीबीएसई कई बार पूछता है, नंबर चेंज चेंज कर कई बार पूछता है, ध्यान से देखोगे कैसे करना है इसको, कि 2 नंबर का एचसीएफ दे देगा, 2 नंबर का एलसीएम, ये एनसीईआरटी में भी सवाल गिवन है, सेम नंबर के साथ नहीं, पर अलग नंबर के साथ नंबर चेंज हो सकते हैं, पर ये किस तरह के सवाल आ रहे हैं वो ऐसा ही है, इसलिए बोलता था एनसीईआरटी कर ले, काफ़ी एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज काफ़ी है। तो आपको आर सवाल खोलने की जरूरत या आरडी समय खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे तो अच्छा रेफरेंस बुक है, समय है तो सॉल्व करो, पर अगर समय नहीं है तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज देके चले जाओ, काम बन जाएगा आपका, दिन शुभ हो जाएगा, राधे राधे। ठीक है सर, ऐसा है कि 2 नंबर का एचसीएफ गिवन है, 2 नंबर का एलसीएम भी गिवन है, और हम के का मान पूछ रहा है, तो आपको एक फार्मूला आई थिंक याद होगा। सोल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से मेरे भाई, लिखोगे एलसीएम गुने एचसीएफ
बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आपको तो पता होगा ही। जी हाँ सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स, ठीक है सर। ये एलसीएम क्या दिया हुआ है दो नंबर का, ध्यान से देखो, दो नंबर का एलसीएम क्या थे सर, ये दिया हुआ 225 सॉरी 252 इंटू के। सर ये एलसीएम का मान इतना दिया, मतलब एलसीएम ये दिया हुआ था, ये गुना है तो गुना देंगे हम लोग। सर एचसीएफ कितना दिया हुआ, दो नंबर का एचसीएफ सर 40 दिया हुआ है, 40 बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो जो दो नंबर है ना, देखा है ना, सेम है, वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट करना है। ठीक है सर, उठाते हैं नंबर, दो नंबर को 2520 इंटू 6600। आई थिंक बात समझ में आ रही, हाँ सर आ रही, क्या बात करें, कैसे नहीं आएगी सर, क्योंकि हमें के का मान चाहिए, तो के को छोड़ के बाकी हर चीज़ को उधर फेंक देंगे। लेकिन फेंकने से पहले जो लिखा हुआ था पहले से उसको तो लिख दो भाई, जो बाद में आएगा वो बाद में जाएगा। तो इस बाकी के नंबर्स को इधर फेंकना चाह रहे थे, तो बाकी के नंबर्स मल्टीप्लाई में इधर आएंगे, तो बाकी के नंबर्स डिवाइड में चले जाएंगे। तो 252 और ये 40 दोनों साथ में आ गया नीचे में। बातें समझ में आ रही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 2 से 52 से काटो, 2 से 52 से काटोगे तो ये 10 मरतबे कटेगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं। 4 से काट दो, 4 1 4, 6 24, 5 20, जीरो, कितना है सर 1650, तो लिख दो 1650। देखो तो कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या, तो हाँ सर, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है। बात तो समझ में आ रही है, हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ये भी एमसीक्यूज था, जितने एमसीक्यूज होंगे मेरे भाई वो सब एक ना एक मार्क्स के होंगे। बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आपको याद आ जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए कि एमसीक्यूज जो सीबीएसई पूछता है ना, वो एक नंबर के ये होते हैं। हाँ, तो एक नंबर ही मिलने वाले हैं, आप 2 पेज भर दो, एक नंबर ही मिलेंगे। इसलिए एग्जाम बेस्ड, एग्जाम अप्रोच के साथ कि कैसे लिखना है एग्जाम में, इस तरह से लिखोगे पूरा फुल का फुल नंबर आएगा, कोई भी आपका टीचर नंबर नहीं काटने वाला है ना, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है सर। सर दिस आवर क्वेश्चन नंबर 3, आगे ये भी एमसीक्यूज ही है, ऑप्शन देख के समझ जाना मेरे भाई, एमसीक्यूज ही है, इसको भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे, इजी सा सवाल है, एमसीक्यूज बेस इजी ही होते हैं वैसे बहरहाल, ठीक है। सारे इजी नहीं होते मेरे भाई, ऐसा है कि इफ ए बराबर इतना, ए का मान दिया, या तो समझो ए का फैक्टर दिया हुआ है, बी का फैक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे सी का फैक्टर दिया हुआ है, एंड एलसीएम इन तीनों नंबर का, एबीसी का क्या हो रहा है, हाँ सही, ये तीनों नंबर ए बी सी का एलसीएम दिया हुआ है 3780। हाँ, तो सर एक्स का मान पूछ रहा है, सर एक्स का मान क्या होगा आखिर, एक्स का मान क्या होगा सर, कैसे निकालने वाले हैं, देखो ध्यान से देखोगे, पहले तो प्राइम फैक्टर लिखो सबका, अलग अलग ही है ना, अलग अलग ही है, ठीक है। प्राइम फैक्टर ए, प्राइम फैक्टर ऑफ बी, प्राइम फैक्टर ऑफ सी, है ना। ए का क्या है सर, 2 का स्क्वायर गुने 3 का पावर x, ये है, हाँ जी हाँ यही है। बी का क्या देखो तो, बी का है सर 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5, ये क्या बात है। सी का देखो तो सर, सी का 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है 3 गुने 7, ठीक। अब हमको निकालना है बच्चों एलसीएम, सर लेकिन एलसीएम तो दिया हुआ है, अरे बुड़बक हो, एलसीएम का एलसीएम दिया हुआ है, लेकिन आपको जो एक्स का मान था वो तो नहीं दिया है, तो किस तरह से एक्स का मान निकालेंगे वो ध्यान से देखो ना। पहले क्या करोगे, पहले तीन का फैक्टर लिखोगे सर, लेकिन ये तो ऑलरेडी लिस्ट फैक्टर में टूटा हुआ है, तो ठीक है ना, इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में नहीं थे तो हम उन्हें साइड में करके उनका फैक्टर निकाले हैं, ये पहले से हैं तो अच्छा है, एक स्टेप बच गया। अब वो तीनों नंबर का ए बी सी का एलसीएम का मान तो दिया हुआ है सर, कितना 3780, लेकिन इस तरह से अगर एलसीएम निकाले तो क्या आएगा, अगर इस तरह से एलसीएम निकाले तो क्या आएगा। मैंने कहा था एलसीएम निकालने के लिए पहले तो कॉमन देखो, पहले आप एचसीएफ निकालो एलसीएम निकालो, दोनों केस में कॉमन देखना ही पड़ेगा आपको, है ना। हाँ, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में कॉमन लेते हैं पहले और छोटे पावर वाले को उठा लेते हैं, लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में कॉमन लेते हैं और बड़े पावर वाले को उठा लेते हैं। 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 सब सेम है सर, कॉमन भी है, तो एक ही बार आएगा, सब सेम पावर का है तो अधिक पावर क्या ही होगा इससे। 3 के बारे में बात कर लें, यहाँ पे 3 का पावर कुछ नहीं है तो एक समझो, यहाँ पे 3 का पावर कुछ नहीं तो एक समझो, लेकिन सर यहाँ पे 3 का पावर x लिखा हुआ x, तो सर सबसे अधिक पावर वाला कौन सा है, आपको किस चीज का मान चाहिए, सर हमको x का मान चाहिए, तो उसको उठा लो ना भाई। अगर कुछ भी नहीं हुआ, 3 का मान अगर एक को x का मान अगर एक भी हुआ ना, अगर मान लेते वैसे तो होगा नहीं, तो 3 का अगर जो x का मान है ना वो एक भी हुआ ना, फिर भी तो ये सब सेम ही है, तो आपको x का मान निकालना है ना, तो ये वाला टर्म आप लोग उठाओगे, क्या सर 3 का पावर x, जी हाँ, इसी को उठा लो आराम से, ठीक। और सर जो कॉमन है उनमें से तो सर अधिक पावर वाला हमने उठा लिया, पर जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन है उसको लिख दो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और 3780,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। 2 का पावर 2 4 होता है, 3 का पावर x वही रह जाएगा, 5 गुने 7। अब ऐसा ही रखो, आखिरी में गुना कर लेंगे, या तो गुना करेंगे ही नहीं क्योंकि गुना करना भी नहीं, इधर ले जाना है डिवाइड में। अब 3 का पावर x लिखो यहाँ पे, बाकी सारे नंबर्स को उधर ले जाओ। 3780 तो पहले से लिखा हुआ था, ये बाकी सारे नंबर गुना में है, इधर आएंगे तो सारे के सारे डिवाइड में हो जाएंगे। तो 4 गुना में है, डिवाइड में आ गया, 5 गुना में था, डिवाइड में आ गया, 7 गुना में था, डिवाइड नीचे में आ गया। ठीक है, अब काट दो, अब काटा खोटी मचा दो। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो तो किस से कटेगा, 7 से काटने की कोशिश करते हैं, चलो। 7 5 ज़ा 28, 4 ज़ा 20, हाँ आराम से कटने वाला भाई साहब, क्या बात है। 7 से काट दो, 7 5 ज़ा 35 आएगा, फिर 2 8, 7 4 ज़ा 28 0। ठीक है, आप किसे काटोगे, 4 से काटो, किसी से भी काटो, मजा आ जाएगा। 5 से काटो, 5 1 ज़ा 5 0, 5 8 ज़ा 40। अब 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 28 7 28। तो आप सबको वहां तक दिख रहा है क्या? जी हाँ सर, दिख रहा है। मतलब एक स्टेप में नीचे में आराम से लिख सकता हूँ, मतलब 3 के पावर x जो है वो सर 27 के बराबर आ गया। ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहे हो आप? हाँ, मैं ऐसा ही बोलना चाह रहा हूँ। अब आगे देखोगे, ध्यान से देखोगे, 3 का पावर x 27 के बराबर आ गया। तो 3 का पावर x को आपको 3 का पावर x ही लिखना है मेरे भाई। 27 को क्या लिख सकते हो, 27 का फैक्टर क्या होगा बताओ, मतलब प्राइम फैक्टर। 3 से काटो, 9, 3 तिया 3 का मतलब कि 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब 27 को 3 का पावर 3 लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। देखो, हमने पढ़ा था अलजेब्रा में, जब सर इक्वल्स टू के दोनों तरफ बेस सेम हो तो सर पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो कर दो पावर को इक्वेट। बेस सेम है तो एक्स बराबर यहाँ से क्या आ गया 3। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही है, और एक्स का मान 3 निकल के आ गया। देखो तो कहीं पे ऑप्शन में 3 है क्या? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। दिस इज आवर सोल्यूशन, ओके, ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यूज। क्योंकि एमसीक्यूज हैं तो एक नंबर के ही होंगे, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ओके जी हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा, ठीक है ना। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स, ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। आपको 4 पेयर यहाँ पे गिवन है, आपको बताना है कौन सा पेयर को उठाएंगे और उनका प्रोडक्ट कर देंगे तो एक रेशनल नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा ना भैया हमको, क्योंकि इसमें टिक मारना है आपको। वो जो एमसीक्यूज होंगे ना वो भरने होंगे, गोले मारने होते हैं, ठीक ना। और सॉल्व सॉल्व करने के लिए आप रफ में सॉल्व कर लो, है ना, अपने पेपर में सॉल्व कर लो, लेकिन वो गोला मारना जाता है, वो जो पेपर मिलता है वो। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। वो पेपर का नाम क्या है सर? जी हाँ, ओ एम आर सी होता है मेरा भाई, ओ एम आर सी। तो ठीक है, बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं कौन सा पेयर है इरेशनल नंबर का जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। √16, ये फर्स्ट पे उठाते हैं, गुणे √4 करते हैं, 16 चौक 64। ठीक है, तो सर 16 × 4 करने पे √64 आ गया। तो आपको पता है क्या कौन सा नंबर है जिनका स्क्वायर रूट 64 है? सर ऐसे कोई नंबर्स नहीं है जिनका स्क्वायर रूट 64 है। हाँ, क्यूब रूट जरूर है, पर क्यूब रूट यहाँ पूछ तो नहीं रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो क्या ये रूट के अंदर का जो मामला है क्या बाहर निकल सकता है? नहीं सर, ये अंदर में ही रह जाएगा बेचारा, किसी का स्क्वायर रूट नहीं। तो ये ऑप्शन तो भैया गलत है, ऑप्शन बी उठाते हैं। √5 को गुना करते हैं √2 के साथ, देखो ये पेयर को, तो सर √10 आएगा। हमें ये भी पता है कि √10 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड उठाते हैं, ठीक है, हाँ जी। √3 × √27, इसको मल्टीप्लाई करो तो √81 आएगा। अब बताओ कौन सा नंबर ऐसा है जिसका जो स्क्वायर रूट है वो 81 है? सर जहाँ तक हमें याद है सर वो 9 है। ठीक है, तो √81 को 9 × 9 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो दो में से एक बाहर आ जाएगा। तो अब आंसर इज 9। मतलब कि ऐसे पेयर मिल गए सर हमें जिनकी मल्टीप्लाई करने पे हमें एक रेशनल नंबर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये सी सही है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। तो सर ये ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज हैं आपको पता है कितने नंबर्स के हैं, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 एंड वी हैव टू सॉल्व इट। ओके सर, ठीक सर। सर पांचवा सवाल क्या बोल रहा है, ऐसा है कि लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। बात पे ध्यान रखो, हर एक वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर चाहिए, कैसे चाहिए? छोटे इरेशनल नंबर चाहिए, नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड तो वी गेट ए रेशनल नंबर। मतलब कि √20 को कौन से स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि एक रेशनल नंबर आएगा। और ये कौन से स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने हैं, ये ऑप्शन भी दिए गए हैं।
तो क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें समझ में आ रही है आप सबको? ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो सर ये तो चेक करने वाली बात हो गई, चेक करना पड़ेगा ऑप्शन को, हाँ चेक करना पड़ेगा मेरे भाई, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर उठाएं तो रूट 20, आपको पता है रूट 20 रूट 400 होगा, और 420 का स्क्वायर रूट है, मतलब सर ये ऑप्शन तो मैच कर जा रहा है। ऐसा है कि रूट 20 से छोटा भी यहाँ पे इरेशनल नंबर्स हैं, और हमें वही बोल रहा था स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, तो आगे भी चेक करना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर ये वर्ड नहीं रहता तो ये ऑप्शन सही हो जाता मेरा, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये वर्ड लिखा है स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, तो उसको भी चेक करना बनता है ना। हाँ, 5 को तो चेक करना ही नहीं, क्योंकि ये रेशनल नंबर आपको बोल रहा है कि रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होने वाला भाई, ये ऑप्शन देख लिए। अब आगे देख ले भाई, रूट 20 मल्टीप्लाई करते हैं बी ऑप्शन रूट 2 से, तो सर रूट 40 आ रहा है, और रूट 40 किसी का भी इसका रूट नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है भैया। अब रूट 3 तो एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि बोल रहा था रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए। और डी ऑप्शन की बात करें तो ठीक है, रूट 20 × रूट 5 करते हैं, क्योंकि सर रूट 100 आएगा, क्या बात है। और रूट 100 10 का स्क्वायर रूट है, मतलब सर ये भी ऑप्शन सही हो रहा है, ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन सही। लेकिन दोनों में से सही में से देखो कौन से रेशनल नंबर छोटे हैं जिससे आप मल्टीप्लाई करके रेशनल नंबर निकाल पा रहे हो। तो सर ये ऐसा है कि रूट 5 छोटा है सर, ऑप्शन तो दोनों सही है, पर हमें बोला स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है सर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, और इसे भी हम तुरंत सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है हाँ जी सर। तो ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ कर रहा है। तो लिखा हुआ है सर, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जिन्हें आप बारी बारी से जब इन दोनों नंबर में डिवाइड करोगे ना, तो ये रिमाइंडर निकल के आएगा। जब वो नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर निकल के आएगा, और वो सेम नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर निकल के आएगा। अब आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की चर्चा होती है हम लोग एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं उन दोनों नंबर का। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे एचसीएफ, क्या प्रोसेस होने वाला है इसका, इस तरह के सवाल है। पहले तो जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर लो, ठीक ना। तो सर फर्स्ट नंबर 281 लिखा है उसको लिखो माइनस, सेकंड नंबर लिखा हुआ है 1249 इसको लिखो, उसमें से दोनों का अपना अपना रिमाइंडर माइनस कर देना। फर्स्ट नंबर का फर्स्ट रिमाइंडर 5, सेकंड नंबर का सेकंड रिमाइंडर 7, माइनस करो 276 1242। अब वो दो दो नंबर जो निकले उनके हमको एससीएफ निकालना है। एससीएफ ही क्यों निकालने हैं सर? तो बच्चों आपको यहाँ नहीं दिख रहा, तो बच्चा है रे, कहाँ दिमाग है आपके, इतनी हमसे तो बड़ी हो गई होगी हाइट में, कहाँ है यहाँ दिमाग है, कहीं और लिए घूम रही हो भाई। तो समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एसटीएफ फाइंड, क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर है, मैंने पहले ही कहा था। लिखोगे यहाँ पे द ग्रेटेस्ट नंबर बराबर, आप एसटीएफ फाइंड कर लो, एसटीएफ ऑफ जो नंबर निकल के है ना माइनस करके उस उनके फाइंड करना, अरे मूर्खो इनके मत फाइंड कर लेना, है ना। 1242, ठीक है चलो निकालते हैं माइनस करके, सर माइनस करके, अरे मीन्स एलसीएफ निकालते हैं मेरे भाई, आपको वो तो पता होगा ना एलसीएफ कैसे निकालते हैं। हाँ सर पता है, सर पता है, प्राइम फैक्टर निकालेंगे सर पहले, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, देखो एक गाना आप कहाँ चलेगा, प्राइम फैक्टर ऑफ किसका है जी, 276, जी हाँ। सेकंड में प्राइम फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर 1246 42, एक एक नंबर के लिए गड़बड़ा जा रहा है, एक एक नंबर। 276 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 1242 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ओके। आप वहाँ निकालो हम यहाँ निकालेंगे, तो एकांत या अठे, तो छक्के नमा, 3 दूनी 23 एकांत, मतलब कि 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 23, क्या बात है सर, इतना फास्ट? हाँ जी हाँ जी, आपको भी इतना ही फास्ट होना होगा अपने बोर्ड एग्जाम में। 1242, जी हाँ, कई बच्चों को समझ में ना होगा सर ये 1242 क्या है, अरे मेरे अंग्रेजों, ये हिंदी में बोल रहा हूँ। 1242 आप, ठीक है हाँ सर। आप निकालो, 2 से करो, छक्के दूनी 1, 2 से, अरे नहीं 2 से नहीं 3 से काटो, तो 6 तो 8, 3 3 दूनी 6, 0 7 21, 6 से काटो, 6 18 9 27, 3 से 2 3 23 सेकंड, इतना फास्ट काट सकते हो? अरे सर ये फास्ट कहाँ है सर, तो स्लो है। अरे जो भी है तुमसे तो लिख गया, 1 2 3, मतलब कि 3 का पावर 3 गुने, है ना, ध्यान से लिखोगे 23। देखो लिखते वक्त यहाँ थोड़ा थोड़ा मजाक हो जा रहा है अलग बात है, लेकिन वहाँ सीरियसली करके पढ़ाई करोगे। सर वहाँ क्या बात करें, उससे हर साल सीरियसली थे ही नहीं, वहाँ कहाँ से होंगे, अरे वहाँ होना पड़ेगा। तो एस सी एफ सर वो दोनों नंबर का क्या होगा,
276, पहले तो एस निकालने के लिए कॉमा करो, सॉरी कॉमन करो, क्या बोल रहा हूँ मैं आजकल, कॉमा करो, मतलब हाँ। तो कॉमन किए सर, हमने कॉमन किए, कॉमन करने के बाद जो स्मॉलेस्ट पावर वाले नंबर्स उसको उठाएंगे। तो स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर कौन सा है, यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो कम वाला पावर वाला यही है, तो लो इसको ले लो। यहाँ पे कम पावर वाला ये है सर 3, यहाँ कम पावर वाला सर दोनों सेम ही है, तो ले लो ना भाई, गुना कर लेते, गुना कर लेते। तो ठीक है, गुना करो 6, 6 6 13, 138, कोई ऑप्शन है क्या, हाँ जी हाँ सर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि एमसी बेस्ड क्वेश्चन है तो 1 नंबर का ही होगा, ये रफ पार्ट होने वाला है, ऐसे आप लोग अपने रफ में करोगे। सर रफ लेकिन देता कहाँ है, ये मोर को कॉपी तो मिलती है ना, कॉपी के आखिरी में मैंने बता ही था, ऊपर में रफ लिख के हेडिंग डाल के रफ कर लोगे। ओके हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 एंड वी हैव टू सॉल्व इट, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है मेरे भाई, ध्यान से देखोगे कैसे करना है इसको। आपसे पूछ रहा है सर 3 नंबर है उनके एलसीएम पूछ रहा है, तो बच्चा वाला वही मेथड है, मैं ये सवाल करवाने भी नहीं वाला था, मुझे लगता था ये सब सवाल कर लोगे, पर क्या टाइप है बताना तो पड़ेगा ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनोगे, वैसे तो बहुत ईजी है। प्राइम फैक्टर, बारे बारे से तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम लोग, तीनों नंबर का, फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 44, फिर से प्राइम फैक्टर ऑफ 132 निकालो, 28 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो सर 2 का स्क्वायर गुने 7, यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुने 11, इसका निकालोगे तो 2 का स्क्वायर गुने 7 गुने 11, ये होगा ना, देखो ध्यान से एक बार, 28 28 28 28 28, क्या बात है, क्या बात है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जा रहा है, इसका निकाल कर चेक कर लो एक बार, क्या मैंने से लिखा है, 2 6 जा 6 जा, 2 3 जा 3 जा, 3 1 जा 1 जा, 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 11, क्या बात है सर, इतना इतना भयंकर गलती कैसे कर सकते हो। बाकी सब ठीक है, हाँ सर बाकी सब ठीक, बाकी सब ठीक, अब बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, अरे सर एलसीएम पूछा है सर, एचसीएफ क्यों निकलवा रहे हो, हाँ भाई मेरा भाई, चलो एलसीएम क्या होगा, तो सर 28 44 और 132, वही ना, बता इसका एलसीएम क्या होगा, सर मोइन आप बताओ, आप बताओ, घोंचू, सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, क्यों सर कॉमन क्यों लेंगे सर, अरे यही मैथड है ना, क्या करेंगे कॉमन क्यों नहीं लेंगे, इसका कोई जवाब है नहीं, कोई जवाब नहीं सर, एक बार कुत्ता काट लिया तो सब कोई जवाब है नहीं सर, कोई जवाब नहीं, सुइया लगवाना पड़ेगा, हाँ सर ये लेकिन मैच नहीं किया, मैच करता भी नहीं है मेरा, बोला हुआ मैच करता भी नहीं जल्दी, क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्वेश्चन पे ध्यान देते तो एलसीएम निकालना है बच्चों तीनों का, तो वो ध्यान से निकालेंगे, ध्यान से क्या कितना ईजी है, तो जो कॉमन उनमें सबसे हाईएस्ट पावर चुनना है, तो हाईएस्ट पावर सब तो सेम ही है, तो वही लिख दो ना, बाकी जो कॉमन नहीं है उसको तो लिखना ही है, 7 गुने 3 गुने 11, एक बात का ध्यान रखना, कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं कर रहा होगा, ध्यान रखना, अगर 2 बार भी रिपीट कर रहा है तो देखना हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, तो सर सेम ही है तो लिख दिए, हाईएस्ट पावर यहाँ रहता तो वो वाला लिख लेते, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो गुना करो ना, 4 गुने 7 गुने 3 गुने 1, 4 तिया 12, 7 84, 924, आप अपने में गुना करो, मेरा अपना गुना है, गुना करोगे तो सर 924 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, आई थिंक बच्चे समझ में आ रही है, एक नंबर पक्की, ठीक है सर, ये दिख रहा है ना, ऐसा मत समझ 4 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है मेरा भाई, जापानी 9 है ये, हाँ ठीक है, थाली को पता ना जापानी 9 ही है, ठीक है सर, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है सर यार क्वेश्चन नंबर 8 इसे भी पढ़ेंगे और तुरंत सॉल्व करेंगे एज यू नो अबाउट इट, ठीक है सर, सवाल 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, जितना दो को प्राइम नंबर्स हैं, अरे ये पता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मुझे तो इस पर भी डाउट है, पता है, चल सुन लेना तुम, दो को प्राइम नंबर्स है जिनके जो प्रोडक्ट है वो ये है, देन देर एचसीएफ इज, उनके एचसीएफ क्या होंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, को प्राइम नंबर्स जो है ना बच्चे, उनका जो एचसीएफ होता है ना हमेशा 1 होता है, कान खोल के सुन लो, दुनिया जहां का कोई भी दो को प्राइम नंबर आप उठा के देख लो, उनका प्रोडक्ट कुछ भी है क्या फर्क पड़ता है, ये नंबर से कुछ फर्क पड़ता है ना जी सर, उनका हमेशा जो एचसीएफ होगा वो 1 ही होगा, उनका एचसीएफ का मतलब उनका कॉमन फैक्टर क्या, हाँ जी हाँ जी हाँ जी 1, तो इसमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर टिक करो, आंसर 1, बात समझ में आ रही है, हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर लेते हैं, ठीक है सर,
क्वेश्चन नंबर 9 रहा, पढ़ते हैं और तुरंत सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ही है। इफ द फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज इतना, इसका जो प्राइम फैक्टर है वो दिया हुआ है, ठीक ना। और देन द वैल्यू ऑफ a+2b, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो जो दिया पहले वो लिखो। 2520 का प्राइम फैक्टर दिया हुआ है सर, तो माफ़ करना, 2 का पावर 3 गुने a का पावर, अरे 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 कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं सर आपसे, मिस्टेक पे मत ध्यान दें, यहाँ ध्यान दें, ठीक। 2520 वैसा ही लिखो, बाकी का जो भी है इधर ले आओ, बाकी के जो भी नंबर्स हैं, साफ साफ नंबर देख रहे होंगे, हाँ सर देख तो रहे हैं, उन्हें इधर ले आओ, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में मेरे भाई इधर आएंगे तो सर डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है। 2 का क्यूब गुने 7, बाकी के साथ सी का पावर ए यहीं रहेगा और बी भी यहीं रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, अब मचाएंगे काटम कुट्टी। से काटम कुट्टी मतलब कि भाई काटो ना इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो ना इसको। तो पहले तो ये तो पावर में, इसको फिलहाल नीचे में गुणा में लाना पड़ेगा, पहले इसको काट दो, 7 से काट देते हैं, 7×3 = 21, 4260 बचा 360 बटे 2 का पावर 3 होता है सर 8, कोई दिक्कत ना जी सर। 3 का पावर ए गुने बी, कोई दिक्कत ना, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। तो 8 से काटो, 8 चौक 32, 5 40, तो 45 बराबर 3 का पावर ए गुने बी, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 45 का प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हो, सोचो सोचो सोचो, तो सोचना क्यों है सर, निकाल लेते हैं ना साइड में, हाँ निकाल लो, ये भी सही है। 3 पंचे और 5 एक, मतलब 3 का स्क्वायर गुने 5, जी हाँ, 3 का स्क्वायर गुने 5 ये आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ इस साइड 3 का पावर ए गुने बी। अब यहाँ से ए का मान क्या है और बी का मान क्या है, ध्यान से देखोगे, इसीलिए देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर इक्वल कर लेना, तो ए का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। और सर यहाँ पे बी क्योंकि ये मल्टीप्लाई मतलब फैक्टर्स में है, तो बी का मान आप 5 ले सकते हो, ठीक है। जब आप कोई मिडिल टर्म स्प्लिट से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है, ठीक ना। और तब वहाँ से आप जीरो से इक्वेट करके वैल्यूज जो निकालते हो, सेम यहाँ पे हम लोग ने फॉलो किया, सेम यहाँ से हमने बेस सेम था तो पावर को सेम किया, तो यहाँ पे 3 का पावर 2 था, यहाँ पे 3 का पावर ए था, तो ए का मान 2 निकला। और सर यहाँ पे बी भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ भी 5 है, तो बी का मान 5 हमने लिखा। कोई दिक्कत तो बताओ ना सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको बारी बारी आप लोग इक्वेट कर सकते हो, ठीक ना। हाँ ये फर्दर भी सॉल्व हो जाएगा अगर यहाँ पे इसके बीच में सॉल्व करें तो, वैसे तो इतना भी लिखोगे तो काम बन जाने वाला सर आपका, ठीक है। ये रफ पार्ट रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है सर। सर ऐसे कैसे मूव कर जाओगे, आंसर तो पहले निकाल दो, हाँ वो भी जरूरी है, भूल गया था, ठीक है। आंसर पहले सवाल क्या, सवाल सर a+2b का मान निकाला, हमने a का मान निकाला, हमने b का मान भी निकाला, अब बस वैल्यू पुट करना है मेरे भाई। सर सही में आप भूल गए थे, नहीं नहीं भूला नहीं था, इट्स जस्ट जोकिंग। ए का मान कितना निकला सर 2, 2 2 जोड़ 2 गुने बी का मान कितना निकला भाई 5, 5 2, तो 2 जोड़ 10 कितना निकला सर 12, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रहा है, ठीक है सर 12 निकला। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, क्योंकि ये एमसी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक है सर। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे एज यू नो, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10 पहले पढ़ लेते हैं ना, फिर ना सॉल्व करेंगे, यस सर बात तो सही बोल रहे हो। ऐसा लिखा हुआ है कि द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देखो बातों पे ध्यान दोगे, हर एक वर्ड पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, किन के एलसीएम फाइंड करने हैं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के एंड स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर के। कई बच्चे धरफड़ी में ये ओड वर्ड पढ़ते नहीं है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट वर्ड समझ के एलसीएम कर देते हैं और आंसर गलत निकाल देते हैं, फिर सोचते अरे भाई साहब तो आंसर ही नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, कैसे करेगा। आपने छोटी छोटी गलतियां जो की हैं तो कैसे मैच करेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी कि सवाल भरो तो ध्यान से भरो, एंजाइटी प्रेशर दूर रखो, माइंड को फ्री हो। ऐसे समझो कि आप घर में बैठे हो, तो घर में तो थोड़ा रूल रेगुलेशन के साथ बैठे हुए हो और आराम से फ्रीली बना रहे हो, ना झांकना ना ताकना, आराम से अपनी कॉपी पे ध्यान देना। कोई अगर पूछ भी रहा हो तो इग्नोर मार के उसको बोलना आखिरी में भाई पहले खुद करूंगा, ठीक है। उसके बाद तो ऐसा है कि सवाल क्या है सर, सवाल में ये तो समझ में आ गया कि एलसीएम फाइंड करना है, किनका एलसीएम फाइंड करना है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, क्लास 10 के बच्चे हो। सर हमें पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, सोल्यूशन स्टार्ट होता है हमारे यहाँ से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग रफ में भी सॉल्व करके इसमें टिक करना है बस, तो उतना दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सर हमारा 2 हो गया। और सर
स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, अगर ये ओड ना लगाता तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो जाता, लेकिन क्योंकि इसने ओड लगा दिया तो समझो, तो पहले एक काम करते हैं, कंपोजिट नंबर का शुरुआत से लिखते हैं, ठीक है। सर 4 हो गया, सर 6 हो गया, 8 हो गया सर, 9 हो गया सर, 13 हो गया सर, 12 हो गया, ये सारे कंपोजिट नंबर है, शुरुआती के कंपोजिट नंबर है। अगर ये ओड वर्ड नहीं लगाता ना तो ये नंबर उठा कर रखते हैं, लेकिन क्योंकि ओड वर्ड लगा दिया है तो सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर सर 9 होता है, और हमें 9 ही लेना है। तो वो दो नंबर मालूम चल चुके हैं जिनके हमें एलसीएम लेना है, तो वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 2,9 क्या होगा सर, वो आपके हाथ में है। तो वही बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे। एग्जाम में आप ये वगैरह सब नहीं लिखोगे कि प्राइम फैक्टर ये है, प्राइम फैक्टर वो नहीं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन रहेगा आपके हाथों में तो जल्द से जल्द आपको उसका आंसर निकालना है, नहीं ये पूरा ब्यौरा करना है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक नंबर में ही पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। इसीलिए पहले हम क्या करेंगे, उतना ब्यौरा नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। ठीक है सर, तो प्राइम फैक्टर सर क्या होगा, किसका बच्चों, 2 का। ब्यौरा किस में करना है, जब 2 नंबर में पूछे, 3 नंबर में पूछे, 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, तब ब्यौरा देना है, ठीक ना जी सर। तो 2 का प्राइम फैक्टर सर 2 ही होता है, और प्राइम फैक्टर 9 की बात करें तो सर वो 3 का स्क्वायर होता है। क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है किनके, 2,9 का, तो सोचो क्या होता है, पहले तो कॉमन लेते, पर कॉमन तो है ही नहीं, है ही नहीं, छोड़ो। तो जो भी नंबर्स हैं हाईएस्ट पावर वाले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 का स्क्वायर है भाई, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर दोगे, 2 का 2 लिखोगे, मल्टीप्लाई का सही सिंबल दोगे, 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, आंसर हमारा 18 आ गया। तो क्या सर इतना प्रपंच करने की जरूरत है हमें आंसर तक पहुंचने के लिए, नहीं बच्चों, इतने प्रपंच की कोई जरूरत नहीं है। ये रहा, मैंने समझाया आपको। अगर मैं स्टूडेंट होता, एज ए स्टूडेंट मैं कैसे सॉल्व करता वो ध्यान से देखोगे। मैं पहले देखता एलसीएम फाइंड करना, ओके, फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, फिर देखता मैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ओके 9, एलसीएम तुरंत फाइंड करता, 2 का फैक्टर सर 2 ही होता, और 9 का फैक्टर 3 का स्क्वायर होता, दिख रहा है आप सबको, और तुरंत एलसीएम लिखता, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9 मतलब 18। सर आप ऐसा ही राइटिंग होता है, हाँ, जब फास्ट में सॉल्व करोगे तो ये राइटिंग होगा, पर राइटिंग आपका कोई नहीं देख रहा, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हमें बस आंसर से मतलब है मेरे भाई। तो बातें समझ में आ रही है, जी हाँ। अगर ब्यौरा देना, अगर यही सवाल 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इस तरह से ब्यौरा दोगे। आई थिंक बातें समझ में हो रही है। तो ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। यहाँ तक मैंने जो 10 सवाल, पहले 10 सवाल बताए वो एमसीक्यूज बेस्ड थे, 1 नंबर के सवाल थे। अब जो नेक्स्ट में सवाल बताने जा रहा हूँ वो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वीएसक्यू होंगे, जो कि 2 नंबर में सीबीएसई पूछता है आपसे। तो ठीक है, देखते हैं सर वो कैसा होगा। सर ये जो हमारा पहला सवाल है, मतलब पहला किस में, वेरी शॉर्ट में, क्योंकि हमने 10 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। तो सर ये हमारा है सर वी एस क्यू, मतलब सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि सर 2 मार्क में सीबीएसई के द्वारा पूछा गया था 2024 के एग्जाम में, इस सेशन में। वैसे तो आपने थंबनेल देखा है कि 2024 के क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं बार बार यहाँ पे नहीं लिखूंगा। सर सवाल क्या कर रहा है, सवाल है कि सर ये नंबर दिए हुए इतने लंबे, और ये भी नंबर है इतना लंबा, इन दोनों को हमको कंपोजिट सिद्ध करना है। तो सर कैसे सिद्ध करेंगे, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। ये सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। तो आपने अभी तक क्या गौर किया, क्या समझा, क्या देखा कि एनसीईआरटी से सवाल आ रहे हैं, मतलब अरे क्या बात कर रहे हो सर, कैसी बात कर पाता, एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था एनसीईआरटी कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, 2-3 साल पुराने, काफ़ी है। अगर समय बच रहा है फिर भी आपके पास, बहुत बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आप, समय फिर भी निकाल ले रहे हो, तो आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा करो। सर दोनों में से कौन करे, सब बोलते हैं आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा। आर एस अग्रवाल कर लो या आर डी शर्मा कर लो, दोनों में से एक ही करना, दोनों सफिशियंट बुक है अपने आप में। बस आर डी शर्मा में कुछ अच्छे सवाल हैं, आर एस अग्रवाल में भी हैं, ठीक ना, ऐसी बात नहीं है आर एस अग्रवाल नहीं है, बट दोनों अपनी जगह पे सही है, अच्छे बुक है, ठीक ना। तो आप दोनों में से किसी को भी प्रीफर कर सकते हो, फिलहाल अभी तो समय नहीं है सर प्रीफर करने की, हाँ। पर ये जो बात के बच्चे देखेंगे वो तो प्रीफर करेंगे नहीं मेरे भाई, कि आप ही बस ये तो वीडियो नहीं देख रहे हो, है ना। तो सर सवाल की तरफ आते हैं, ये सवाल एनसीईआरटी बुक में भी है, और ये दोनों नंबर को कंपोजिट प्रूफ करना है, इसके लिए इन दोनों का हमें फैक्टर चाहिए। सर क्या करना पड़ेगा कंपोजिट प्रूफ करने के लिए, अगर हम ये सिद्ध कर दे कि इन दोनों का जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है, तो बोल सकते हैं ये दोनों नंबर आपस में कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट नंबर को लिखें, सोल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ से, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, जो जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ सारे स्टेप वो आपको दागने हैं कॉपी पे। सर दागने हैं मतलब लिखने हैं मेरे भाई, लिखने हैं, ठीक है। कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 टर्म है, क्योंकि प्लस का साइन बीच में लग गया तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक। अब चलिए कॉमन लेते हैं, आपको लाइन नहीं खींचने, आपको लाइन नहीं खींचने हैं, कॉमन लेते हैं सर 13 ब्रैकेट, इसमें से 13 निकाल दो तो 7 गुणे 11 बचेगा सर,
13 से डिवाइड दोगे सर 1 बचेगा। आगे सॉल्व करो 13। सर राइटिंग आपका सुबह नल्ला हो रहा है। चलिए ठीक है, ध्यान से देखते हैं। 7 गुने 11 77 जोड़ 1 78, तो 13 गुने 77 जोड़ 1 78। अरे सीबीएसई वालों मेरे बच्चों, हिंदी समझ में आ रही है? तो 13 को सर 13 ही लिख सकते हैं, पर सर 78 का फैक्टर निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी, तो निकालना। प्राइम फैक्टर निकाल 78 का रफ में, ये चीज रफ में करना है, इतनी की कॉपी में। हाँ, अब मैंने कहा था इसको एज अ टेस्ट लो। दोबारा कहूँ? चलो बोल दीजिए। हाँ, इसको एज अ टेस्ट लो। क्यों? ये रिवाइज हो जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितना आपको आता है। वीडियो मैंने सवाल लिखा, सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, स्टॉप कर दो, पॉज कर दो, फिर अपने हिसाब से सॉल्व करो, फिर देख लो कि सर क्या बता रहे थे, ताकि मेरा आंसर मैच किया कि नहीं किया। तो वो ऐसी बात है। तो ठीक है सर, ठीक है। क्या निकल गया? 2 × 3 × 13। अब आपको दिख रहा है 13 दो बार हो गया, तो ऐसा लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। कोई दिक्कत ना, जिस कोई दिक्कत नहीं। 2 × 3 मैंने फर्स्ट नंबर को सिंप्लीफाई किया कुछ इस तरह से, तीन तीन फैक्टर्स इसके सामने आए हैं। ये रफ पार्ट है, तो आपको ये नहीं करना। आगे हम बात करें तो सेकंड नंबर है सर हमारा, इस लाइन खींच दोगे। सेकंड नंबर है सर 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5। यही क्या, देखो ध्यान से एक बार ध्यान से सबको देखोगे। हाँ सर, लेकिन सर आपकी जो राइटिंग है, जो आपकी डिजिट्स हैं, वो छोटे क्यों होते जा रहे हैं? अलग ही प्रॉब्लम है ये, कुछ नहीं कर सकते हैं इसका हम। तो सर कॉमन लेने वाला फर्स्ट टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है मेरे भाई, और सेकंड टर्म भी है, क्योंकि एक ही प्लस का सिंबल है, प्लस या माइनस एक ही है। टर्म छाटने आता है ना, कि वो भी नहीं आता आपको, अब वो भी मैं सिखाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं। दोनों में क्या कॉमन है देखो ध्यान से। सर 5 कॉमन लग रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो ठीक है, 5 कॉमन लो, इसमें से 5 निकाल के फेंक दो, तो बाकी जो भी है आप आराम से लिख दोगे। प्लस का सिंबल दोगे, 5 से 5 एक मरतबे कटेगा। इस तरह से कुछ हो गया। 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर यहाँ पे, 24 42 42 और 24 को मल्टीप्लाई करना। चलिए आप अपने हिसाब से कीजिए, हम अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं सर। मेरे मल्टीप्लाई को मत देखना, तुम कंफ्यूज हो जाएगा सर क्या कर रहे हो ये। ऐसी कौन सी मल्टीप्लाई हो रही है आपकी? हैं? मेरी मल्टीप्लाई को मत देखो भाई, अपना करो, क्योंकि ये देखो तो पागल हो जाओगे, ये मत सीखो फिलहाल, हानिकारक है। तो सर आगे क्या करना है? आगे करना वही जो भगवान चाहे या हम चाहें फिलहाल के लिए। तो ये दो फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं सर। अब ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता है ना जी, गुना कर दो। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 5 × 1 पे 00 और 9, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, तो आप मैंने दोनों नंबर को सिंप्लीफाई किया, आप ध्यान से देखो। और दोनों नंबर को सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके भी 3 फैक्टर है और इनके भी 3 फैक्टर हैं। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीन तीन फैक्टर है। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है? अगर कोई नंबर के 2 से अधिक फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 3 3 फैक्टर है, क्या बात है। मतलब ये दोनों क्या है, आपस में कंपोजिट नंबर है। उससे पहले एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, क्या कि हियर these number have more than 2 factors, more than 2 factors। ठीक है, दोनों नंबर के दो से अधिक फैक्टर हैं, इसीलिए दे आर कंपोजिट नंबर। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। ये एन ओ का मतलब नो मत समझना, ये एन ओ डॉट है, मतलब कि नंबर है। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। तो सर ये 2 नंबर का सवाल था, इससे अधिक ब्यौरा आपको नहीं देना है। 2 नंबर इसमें आराम से आपको मिल जाएगा। छींटे फेंकेंगे आप पे, छींटे उड़ेंगे 2 नंबर के। बातें समझ में आ रही है? हाँ। अरे भाई सब बात, चलो कोई बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा सा भाल बिगड़ गया होगा, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शॉर्ट का। तो ये भी सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही है हमारा, जो कि 2 मार्क में पूछा जाता है सीबीएसई के द्वारा। ये सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में भी है मेरे भाई, तो ध्यान से देखोगे, कई बार रिपीट होता है ना। तो इसे स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसे। सर क्या है वाला, लिखा हुआ है सर कि 15 का पावर n, वे जहाँ पे n है बीइंग अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे n आपको जो दिख रहा है 15 का पावर n जो है, वहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है। इंड विद द डिजिट 0, क्या 15 का पावर n जो है क्या कभी 0 के साथ खत्म हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए? ऐसे सवाल कहीं आते हैं, इसको बनाने के तरीके भी एक है, देख लीजिए ध्यान से। सोल्यूशन हमारे पैरा से स्टार्ट होगा यहाँ से, ऐसे लिखोगे a number which end
ends with the digit 0, then its prime factor must contain 2 and 5 both। सर क्या लिख दिया आपने, ध्यान से देखोगे बता रहा हूँ क्या लिखा मैंने। अ नंबर विच इज इन विद द डिजिट 0, अगर कोई नंबर चाहता है कि भैया वो जीरो से खत्म हो, जीरो से खत्म हो, देन इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन 2 और 5 बोथ, देन उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना ही आना चाहिए। ठीक है सर, क्या बोल रहे हो एक बार लिख के दिखा दो। यहाँ पे पूछ रहा है क्या 15 का पावर n जो है उनमें वो कभी जीरो से खत्म हो सकता है, उनके लिए मैंने सर्च लिख दिया है। तो आपको प्राइम फैक्टर चेक करना पड़ेगा इसके लिए। किसका सर, अरे भैया जिसका पूछ रहा है उसका ही चेक करोगे ना, किसका चेक करोगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 15 का पावर n। चलो n का तो प्राइम फैक्टर निकाल नहीं सकते तो 15 का निकाल लेते हैं, तो 15 का प्राइम फैक्टर रफ में निकालोगे, ये रफ पार्ट है। 3 पंचे 5 एकान, मतलब सर 3 गुने 5 का पावर n, कुछ इस तरह से लिखोगे क्या, हाँ सर इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब पावर एक है, इसको अलग अलग कर सकते हैं, दिस इज द रूल ऑफ एल्जेब्रा। बातें समझ में आ रही है क्या। अब 15 के पावर n के प्राइम फैक्टर को ध्यान से देखो, क्या इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों हैं। देखो मेरे भाई दोनों होना चाहिए, बोथ लिखा हुआ है दोनों होना चाहिए, एक होने से काम नहीं बनने वाला हमारा। क्या इनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों हैं। सर 5 तो है लेकिन सर 2 मिसिंग है, तो गया, गई भैंस पानी में। मतलब ये कभी भी जीरो से खत्म नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो से खत्म नहीं हो सकता, तो ठीक है ना, लिख देते हैं 15 का पावर n कैन नॉट एंड with the digit 0, digit 0 because they have not 2 as a prime factor। ठीक है, बस इतना ब्यौरा आपको लिखना पड़ेगा। कई बार तो हम लोग यहीं तक लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ ये भी लिख दोगे तो अच्छे नंबर, क्यों क्यों एक नंबर गंवाने हैं आपको, 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे आपको, तो ये सेट। हे भगवान, बार बार, चलिए कोई बात नहीं, समझ गए मैं क्या बोल रहा था, लिंक टूट गया है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े, हाँ जी सर ठीक है। तो इसे हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, 2 नंबर का सवाल था इजी सा, फिर दूसरा आगे बढ़ते हैं। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, और इसे भी तुरंत सॉल्व करेंगे, ये भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही है एज यू नो। नंबर आपको पता हो गए होंगे, मैंने याद करवा दिया है बार बार बोल बोल के। वेरी शॉर्ट है मतलब 2 नंबर का होगा सर, ठीक है। 3 wheels stall at an interval of 9, 12 and 15 minutes, 3 घंटियां हैं। अरे मेरे भाई समझते हो, ये घंटियां जो होती हैं जब बजाते हैं, फिगर सही है, टन टन करके बजाते हैं, यही 3 घंटियां, कितने हैं बच्चों, 3 घंटियां हैं। पहला घंटी बजता है 9 मिनट के इंटरवल में, मतलब 9 मिनट हुआ बजा, फिर 9 मिनट हुआ फिर बजा, फिर 9 मिनट फिर बजा, पहला बेल। दूसरा बेल 12 मिनट के इंटरवल पे बजते हैं, मतलब कि 12 मिनट हुआ बजा, 12 मिनट हुआ बजा। थर्ड बेल जो है वो सर 15 मिनट के इंटरवल पे बजते हैं। मतलब 3 बेल है और इनके इंटरवल ऑफ टाइम अलग अलग हैं, ठीक। इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, यदि इन तीनों को सेम समय में बजाया जाए, या तो मैं कहूँ टॉलिंग मतलब अगर ये तीनों बेल सेम समय में बजते हैं, एक बार में ही तीनों बजते हैं, देन आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर, तो कितने समय के बाद वो दोबारा फिर से साथ में बजेंगे। सवाल समझ में आया। 3 बेल हैं, अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम है, उन पे वो लोग बजते हैं, लेकिन ऐसा है एक बार हमने उन्हें साथ में टोल करवाया, ठीक है, तो कितने समय के बाद वो फिर से साथ में टॉल करेंगे, वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। नंबर्स को ध्यान से देखो, छोटे छोटे नंबर्स है, 9, 12, 15 मासूम से नंबर्स हैं, हमें एलसीएम फाइंड करना है कि नहीं, एलसीएम। आपको छोटे छोटे नंबर्स दिख जाएं, है ना, आपको छोटे छोटे नंबर्स दिख जाएं तो एलसीएम फाइंड कर देना, बड़े बड़े नंबर्स दिख जाएं तो एलसीएम फाइंड कर देना। जहाँ मैक्सिमम वर्ड लिखा मिल जाए एलसीएम फाइंड करना, जहाँ पे मिनिमम वर्ड दिखा मिल जाए एलसीएम फाइंड कर देना। ये सब कुछ टिप्स एंड ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है सर, ठीक, बातें समझ में आ रही है। तो टाइम, सवाल शुरू हो गया हमारा, टाइम ऑन विच दे टॉल टुगेदर, ये होगा सर एलसीएम ऑफ 9, जो भी नंबर्स हैं उन्हें ले लो। मेरा 9 कुछ 3 की तरह नहीं लगा, आप सही है। 9, 12 एंड 15, ओके, बातें समझ में आ रही है, हाँ सर ठीक है, बातें समझ तो आ रही है, ठीक। मतलब ये तीनों नंबर का अगर एलसीएम लेते हैं तो वो आंसर निकल के आएगा जब ये तीनों बेल साथ में फिर से बजेंगे कितनी देर बाद वो।
तो आराम से लिखोगे कैसे निकालते हो एलसीएम, तो प्राइम फैक्टर से निकालते हैं, ये सबको पता हो गया होगा। तो 9 का प्राइम फैक्टर लिखो, फिर प्राइम फैक्टर आप लिखो 12 का, फिर प्राइम फैक्टर आपको लिखना है सर 15 का। 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा सर, वो 3 का स्क्वायर होगा। 12 की बात करें तो 2 से काटोगे 6, फिर 2 से 3, फिर 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको सर 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? हाँ जी लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। सर 15 की बात कर लें तो 5 3 से ही काटोगे, 3 5 सा होगा, कुछ इस तरह से। तो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। मैंने मन से ही निकालने हैं, आपको रफ में करना है तो रफ में आप निकाल सकते हो। समय कम रहता है, आप क्लास 10 के बच्चे हो तो दिमाग से वहीं निकाल लोगे। अगर नहीं आपको लग रहा है कि नहीं आप खुद पे डाउट हो रहा है आपको, तो साइड में जाकर रफ में निकाल लो, कौन देखने के लिए आ रहा है, आपको बस आंसर से मतलब है ना, हाँ जी हाँ। ठीक है, हमें सर यहाँ पे कॉमन लेने हैं तो इसको ठीक से लिखें क्या? तीनों में कॉमन हमको 3 दिख रहा है तो इसको ठीक से लिखेंगे। 3 का स्क्वायर तो बेचारा अकेले वैसा का वैसा ही रहेगा, इसको ठीक से लिखें तो हम पहले 3 को लिखना चाह रहे हैं, 2 का स्क्वायर को बाद में लिखना चाह रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको यहाँ पे 3 5 तो है तो इसको पहले लिख लो इस तरह से, आप कॉमन लेने में सुविधा होगा। कॉमन वहाँ भी ले सकते थे पर वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, जैसे अभी हो गया थोड़ा सा, चल चलने वाला है, ऐसे करते तो ऐसे से हो जाता, ठीक ना। हमें चाहिए एलसीएम मेरे भाई, किसके? तो 9 के, 12 के और 15 के। तो जो कॉमन है उनमें से हाईएस्ट पावर कौन सा है, तो सर 3 का पावर 2 है, तो लिख दो। और जो कॉमन है उसको उठा के यहाँ पे लिख दो। जी हाँ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का 5, 5 चौके 20, 9 दूनी 180। मतलब 180 मिनट के बाद ये बेल तीनों दोबारा फिर से बजेंगे। दोबारा, पहली बार हमने बजाया था, दूसरी बार पूछा था कब बजेगा, तो 180 मिनट के बाद ये तीनों बेल फिर से साथ में बजेंगे। आई थिंक बात समझ में आती है। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। ओके, मैं चलूँ, मतलब दोबारा दूसरे क्वेश्चन लाओ, हाँ सर लाइए, चलो ठीक। ये 2 नंबर का ही सवाल है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही है, देखने में लॉन्ग लग रहा है पर 2 नंबर में ही पूछा गया था 2024 का एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। सवाल बस पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। मैं इस साइड ठीक हूँ या उस साइड चले जाऊँ? सर इस साइड ठीक हो, ठीक। इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस, मार्क करते हुए चलेंगे, आपका क्वेश्चन है जो मन सो कर सकते हो, ठीक ना। उसमें मार्क पेंसिल लेना, उसे मार्क करते ना, मेन मेन पॉइंट मार्क करते चलना। तो एक स्कूल है जहाँ पे सर 2 सेक्शंस है, कितने हैं बच्चों? 2 सेक्शंस हैं। क्लास 10 के ही हैं, क्लास 10 के ही 2 सेक्शंस है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट सेक्शन, मतलब सर 40 बच्चे हैं कहाँ पे भाई साहब, तो फर्स्ट सेक्शन में। एंड 48 स्टूडेंट्स है सर कहाँ पे, सेकेंड सेक्शन में। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक डिटरमाइन करना, मतलब बताने हैं, required for their classes library so that they can be distributed equally among students on the both section। सवाल क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात पहले। एक स्कूल है जहाँ पे क्लास 10 के 2 सेक्शंस हैं। पहले सेक्शंस में आपको 40 स्टूडेंट्स हैं, आपको दिख रहा होगा। सेकंड सेक्शंस में आपको 48 स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि 2 सेक्शंस हैं तो 2 लाइब्रेरी हैं, दोनों के अपने अपने दोनों के लाइब्रेरी होंगे। आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक बताने हैं, कितने कम से कम बुक हम वो लाइब्रेरी में, दोनों लाइब्रेरी में ठूस दें मतलब रख दें, जिससे उन दोनों बच्चों इन दोनों सेक्शंस के बच्चों को इक्वली बुक मिल जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहाँ पे सर मिनिमम वर्ड का यूज किया गया है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। तो इसी से पहले तो सवाल पर ये समझ जाएंगे कि ये सर ये चैप्टर फर्स्ट से सवाल आया है, रियल नंबर सवाल आया, क्योंकि मिनिमम है। तो मैंने कहा था जहाँ पे वर्ड मिनिमम दिख जाए एलसीएम फाइंड कर दो, एलसीएम फाइंड कर दो। कई केस में ऐसा देखा गया है, मैं मेक श्योर करके बताता हूँ, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे सर मिनिमम वर्ड दिख जाए तो आप एलसीएम फाइंड कर दो, 80 to 90% में वो सवाल सही हो जाएंगे आपके। बच्चे को, मुझे पता है ना बच्चे को दिक्कतें कहाँ कहाँ पे आ रही है, वो सवाल में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो एज ए टीचर हम लोग समझ जाएंगे, पर बच्चे को क्या है, उन्हें एक ट्रिक देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जहाँ पे मिनिमम वर्ड दिख जाए वहाँ पे 60 to 70 या 80 टाइम्स आप एलसीएम ही फाइंड करोगे। मैक्सिमम वर्ड दिख जाए तो एचसीएफ फाइंड कर दोगे। छोटे छोटे नंबर दिख जाएं, जैसे कि यहाँ पे 40 छोटे छोटे नंबर्स हैं तो वहाँ पे एलसीएम ही फाइंड होगा। बड़े बड़े नंबर दिख जाए हज़ारों में, 100 में, तब एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा है मेरे भाई, तो यहाँ पे निकालना है सर मिनिमम नंबर्स ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर बोथ सेक्शन। उसको आप कैसे निकाल सकते हो, वो निकलेगा एलसीएम करके किसका, 40 का और 48 का, मतलब दोनों इस सेक्शन में कितने बच्चे हैं उनका एलसीएम कर दो, वो नंबर ऑफ बुक निकल जाएंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो वही मेथड है, प्राइम फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम एचसीएफ के लिए। 40 का निकाल लेते हैं यहाँ पे, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 48 का यहाँ पे। 48 का 40 का प्राइम फैक्टर निकालो, ये क्योंकि ये रफ पार्ट है, मेरा रफ पार्ट है ये भाई, अपना रफ पार्ट तो देख ले अपना। 40 का सर 2 से 20, 2 से सर 10,
सर 2 से 5 और 5 से 1, तो 2 का पावर 2 2 2 मतलब कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, गुने 5, तो ठीक है 2 का पावर 3 गुने 5, कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 48 के बारे में बात कर लें तो 48 का भी निकालो साइड में, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अब आखिरी में 3 बच गया, तो 2 2 2 2 4 बार 2 है सर, तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी में 3 बच गया, वो लिख दो, ठीक है। ये रफ पार्ट है तो मैं इसको रहने नहीं दे सकता, माफ़ करना मुझे। हाँ जी, तो हमें चाहिए एलसीएम किनके सर, तो 40 की चाहिए सर, 48 के हमें एलसीएम चाहिए, तो क्या निकल के आ रहा है, पहले तो कॉमन कुछ, हाँ सर कॉमन तो दिख रहा है, कॉमन ये है सर, अधिक कॉमन तो ले लिए, लेकिन इसमें से अधिक पावर वाला कौन सा है, तो सर यहाँ पे अधिक पावर 2 का पावर 4 है, तो वो ले लो ना, ठीक है। जो कॉमन है उसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, एज सिंपल एज डैट, ठीक। 2 का पावर 4 कितना होता है सर, सर 16 गुने 5 गुने 3, दिख रहा है आप सबको, क्या आप सबको दिख रहा है, हाँ सर हमें तो दिख गया है, अब गुना कर दो, 16 5 इधर 80 हो गया, हाँ 3 240, ध्यान से आप लोग देखोगे, दिख रहा होगा, तो सर यही, हाँ यही हमारा आंसर हो गया, अधिक कुछ नहीं है, तो 240 कितने बुक्स की जरूरत पड़ेगी, तो सर 240 बुक्स की जरूरत पड़ने वाली है हमें, ये हमारा आंसर हो गया, इतना लिख दोगे 2 नंबर आपके पक्के के पक्के हैं, ठीक है। तो ये सर क्वेश्चन नंबर 4 रहा, वेरी शॉर्ट के, ठीक है। 2024 में पूछे जाने वाले ये जो आपको बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ इतने ही थे, ठीक है ना, कुछ इतने ही सवाल थे जो कि सर अलग अलग सेट्स में पूछे गए थे बोर्ड के द्वारा, ठीक है। मैं जो आपको पीडीएफ देने वाला हूँ, मैंने कहा था मैं अपने टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना उस पीडीएफ को। तो उस पीडीएफ को आप जब खोलोगे ना, तो उसमें सर जितना सवाल मैंने करवाया उससे अधिक सवाल होंगे उसमें। सर क्यों, ऐसा क्यों, अधिक सवाल क्यों, आपने सब क्यों नहीं करवाया, सब मैंने इसीलिए नहीं करवाया क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको मैच खाते हैं, पूरे के पूरे मैच खाते हैं, बस नंबर का हेरा फेरी है, तो मैं वो आप पे छोड़ता हूँ, वो आप खुद से कर लूँगा, ज़्यादा नहीं है, 2 4 5 एक्स्ट्रा ही होगा, क्योंकि मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो सेम सवाल है जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बताए हैं, ठीक ना, पूरे के पूरे, तो वो आपको खुद से करने हैं, एज अ टेस्ट इसको लेना है, मैंने पहले ही कहा था, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो, शांति से एक जगह बैठो रूम के कोने में और टेस्ट देना स्टार्ट करो, और फिर आंसर भी वहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आप आंसर भी मैच करके खुश हो जाना, क्योंकि आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाओगे, क्योंकि आपके नंबर भी अच्छे आएंगे टेस्ट देने के बाद, ठीक है सर, ठीक है। जिनके सर खराब है उनके, उनको मेहनत करने की आवश्यकता है, निराशा किसी को नहीं होगी, उनको मेहनत करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं भाई, बातें समझ में आ रही, हाँ सर ठीक है। अधिक भाषा ना देते हुए मैं नेक्स्ट सवाल पे चलूँगा, हाँ सर ठीक है कोई बात नहीं, चलिए। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरी शॉर्ट का नहीं, शॉर्ट का, वेरी शॉर्ट हो चुका, वेरी शॉर्ट में मैंने 4 सवाल करवाए हैं, और मैंने अपने सीट में कुल मैं अगर गिनूँ तो 1 5 7 सवाल दिए मैंने अपनी सीट में, सर सीट कहाँ मिलेगा आपका, तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा सर, उस वहाँ पे जाएंगे कैसे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे, वहाँ से ज्वाइन भी कर लेना और उस सीट को डाउनलोड भी कर लेना, और वहाँ से टेस्ट भी दे सकते हो, वही सीट को लेके एज अ टेस्ट दोगे, ठीक है, हाँ सर ठीक है, तो उसमें आंसर भी लिखे गए हैं, टिक लगाए गए हैं, बस सॉल्यूशंस नहीं है वहाँ पे, वीडियो सॉल्यूशन आपको यहीं पे देखना पड़ेगा, वहाँ पे आखिरी के आंसर लिखे हैं, ठीक है जी हाँ सर, हम समझ जाएंगे सर, आप टेंशन मत लो, जी हाँ। तो सर 2024 के एग्जाम में पूछे गए पहला, इस चैप्टर से पहला जो सर शॉर्ट क्वेश्चन था वो है सर 3 मार्क का, ये रहा आपके सामने बिग स्क्रीन पे, ढूंढ ढूंढ फालतू की बातें नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसा लिखा हुआ है कि इन्हें टीचर्स वर्कशॉप, टीचर वर्कशॉप मतलब, टीचर वर्कशॉप का मतलब टीचर जहाँ पे काम करते हैं, टीचर कार्यशाला बोल सकते हो, ठीक है, समझो ना, स्कूल वहीं पे काम करते हैं ना, हाँ। तो इन टीचर वर्कशॉप द नंबर्स ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच हिंदी एंड इंग्लिश आर इतना इतना एंड इतना, मतलब सर जो नंबर्स ऑफ टीचर दिए हुए हैं जो कि फ्रेंच पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो बारह बारह 48 80 और 144 दिए हुए हैं, मतलब फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर 48 हैं, इंग्लिश हिंदी पढ़ाने वाले टीचर 80 हैं और इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर 144 हैं। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम number of rooms required if in each room the same numbers of teachers are seated and all of them are of same subject। सवाल को ध्यान से समझोगे, मैंने कहा था कि मिनिमम वर्ड दिखते ही आप एलसीएम लगा दो, पर यहाँ एलसीएम नहीं लगेगा, सर क्यों, सर क्यों, काफी बच्चे गुस्से हो गए होंगे, सर क्यों ऐसा क्यों, कभी कुछ बोलते कभी कुछ नहीं, सुनो मेरी बात, मैंने कहा था 70 to 80% केस में
ये वर्ड दिखता है मिनिमम और मैक्सिमम, जब मिनिमम दिखता है तो एलसीएम लगा देते हैं, जब मैक्सिमम दिखता है तो एचसीएफ लगा देते हैं। लेकिन 20-30% केस में आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, जहाँ पे टीचर तो देख के समझ जाते हैं कि सवाल क्या बोल रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पर बच्चे वहाँ धोखा खा जाते हैं और टीचर का काम है समझाना कि वो धोखा ना खाएं। ठीक है, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल क्या है पहले, एक टीचर वर्कशॉप में जहाँ पे टीचर लोग काम करते हैं, वहाँ पे आपको फ्रेंच पढ़ाने वाले 40-48 टीचर हैं, आपको हिंदी पढ़ाने वाले 80 टीचर हैं, और आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले 144 टीचर हैं। आपको कम से कम रूम्स चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको कम से कम रूम्स चाहिए, कम से कम जितना कम हो सके उतना कम रूम्स चाहिए, जहाँ पर ये सारे टीचर्स को हम लोग डाल दें, ये सारे टीचर्स को हम लोग डाल दें, रख दें, मतलब इस रूम में भेज दें। और वो सारे टीचर सेम नंबर ऑफ टीचर, मतलब अगर यहाँ पे हम लोग 20 टीचर्स को भेज रहे हैं तो सारे सारे रूम्स में 20 टीचर्स को ही भेजना पड़ेगा, और सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, सेम सब्जेक्ट के, मतलब अगर इसमें हिंदी का भेज रहे हैं तो पूरे हिंदी के ही टीचर्स होंगे, अगर इसमें इंग्लिश का भेज रहे हैं तो पूरे इंग्लिश के ही टीचर होंगे, ऐसा नहीं कि मिक्स ना। सवाल समझ में आ गया। कम से कम रूम चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम रूम चाहिए इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टीचर एक रूम में भरना पड़ेगा, तब जाके कम से कम रूम चाहिए होगा। नहीं तो अगर ऐसा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रूम ले रहे हम लोग, तो टीचर्स तो भाई एक रूम में 2-4 ही घुसेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कम से कम रूम आपको चाहिए, ऐसे कम से कम नंबर्स ऑफ रूम आपको बताना है जिसमें सारे के सारे टीचर्स आ जाएं, वो भी सेम सब्जेक्ट के, सेम नंबर्स ऑफ टीचर एक रूम में होने चाहिए। मतलब यहाँ से साफ बात मुझे ये समझ में आई कि कम से कम नंबर्स ऑफ रूम्स चाहिए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टीचर एक रूम में होने चाहिए। और ये डाटा क्योंकि टीचर्स के बारे में है, 48 टीचर, 80 टीचर, 144 टीचर, ये डाटा जो है वो टीचर्स के बारे में है, इसलिए हम लोग टीचर्स जैसे मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए उसके भरोसे ही एचसीएफ और एलसीएफ डिसाइड करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि वी रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कितना ओ हो गया, मीन्स मीन्स मैक्सिमम मैक्सिमम numbers of teachers are seated in the rooms। ये लाइन को ध्यान से पढ़ोगे। सर कैसे पढ़े, राइटिंग तो समझ में आ रहा है आपका, सर क्या से कर, मतलब देख लो ना भाई, समझ बता दे रहा हूँ, ठीक। अब ऐसा है, ध्यान से सुनोगे, हंसी मजाक बंद, एकदम सीरियसली हो गया कि वी रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम, हमें कम से कम रूम चाहिए, हमसे कम से कम रूम चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टीचर आर सीटेड इन द रूम, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर हमको रखना पड़ेगा रूम। और ये डाटा क्योंकि टीचर्स के बारे में है, और यहाँ पे हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स चाहिए, मैक्सिमम वर्ड आ गया टीचर्स के बारे में, डाटा टीचर्स के बारे में, इसका मतलब यहाँ पे एससीएफ फाइंड होगा। यहाँ पे मिनिमम वर्ड यूज किया गया है रूम्स के लिए, लेकिन हमें रूम्स नंबर्स ऑफ डाटा रूम्स के बारे में नहीं दिया हुआ, डाटा यहाँ पे टीचर्स के बारे में दिया हुआ, और टीचर्स हमें मैक्सिमम चाहिए होंगे, इसलिए हमें एससीएफ फाइंड करना है। आपको समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, अरे 100% में से 40% समझ में आ रहा है, काफ़ी है, आगे भी सॉल्व करोगे सवाल समझ में आएगा, ठीक है। जी हाँ सर, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो, ठीक है। इसका मतलब सर वी फाइंड एससीएफ, ओके, किसका सर, तो 48 का, 80 का, 144 का, ये 3 नंबर से, ध्यान से देखो, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखोगे, हाँ सर वही नंबर हैं। तो ठीक है, वही हमारा पुराना सा मेथड जो है, प्राइम फैक्टर 48, ध्यान से देख लो, गलती नहीं होनी चाहिए, छोटू सा सवाल में गलती कभी नहीं मत करना। 144, कोई दिक्कत ना जी सर, ना जी सर। 48 का प्राइम फैक्टर में जो भी प्राइम फैक्टर निकाला वो रफ पार्ट है, इसको मत लिखना अपने कॉपी पे, इसको रफ में करना। 2 से 3, 3 से 1, 2 4 बार है, मतलब 2 का पावर 4 हुआ, गुने 3, कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं। 80 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अरे भाई तुम भी मेरे साथ निकालो, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, मतलब 2 4 बार है, 2 का पावर 4 यहाँ भी है, गुने 5, सर हटा हटा के लिखते हैं, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब 144 बचा, 2 से फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, 2 4 बार यहाँ भी है, और एक आखिरी में 2 को 3 है, मतलब कि 3 का स्क्वायर,
दिख रहा है, ये रफ पार्ट है तो मैं यहाँ पे इसको रहने नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ मेरा भाई ठीक है, हर चीज़ ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे फाइंड करने हैं। क्या राइटिंग हो रहा है सर आपका? किसके? 48 के, 80 के, 144 के? सर ये नंबर से कि कॉमास हैं? बात तो सही है, इतने बड़े बड़े थे। आगे देख लो, एस कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया बारी बारी, इसी वीडियोस में कितनी बार मैंने बताया। कॉमन लो, सबसे कम पावर वाला देखो, सबसे कम पावर कौन से नंबर्स के हैं? नंबर तो सब सेम है, कम पावर वाले नंबर देखना। सर सबका तो 4 ही है, तो कोई बात नहीं, मजबूरी है वही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें एस ही चाहिए, तो जो कॉमन नहीं है उससे मतलब ही नहीं है, जो कॉमन है उसी से मतलब रखेंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। 2 का पार्ट कितना हो गया सर? 4 16 हो गया, 16 आ गया। ठीक है, तो सर क्या ये हमारा आंसर हो गया? ना जी, आंसर नहीं हुआ, अभी ये पूरा प्रॉपर आंसर नहीं हुआ सर। आगे एक स्टेप और है, छोटा सा ही है, देख लोगे। हमें चाहिए यहाँ पे सर नंबर्स ऑफ रूम, मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम रिकवर्ड, या तो हम बोले टोटल नंबर्स ऑफ रूम, टोटल numbers of rooms is a small formula, total numbers of teachers but their एपीटी कैपिटल लिखो, their HCF, द टोटल जितने भी नंबर्स ऑफ टीचर्स हैं अगर उनको हम डिवाइड कर दें उनके एचसीएफ से, तो हमें नंबर्स ऑफ मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम्स मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ टीचर्स कितने हैं सर? पहले 48 लिखा हुआ है, जोड़, फिर 80 लिखा हुआ है सर, जोड़, 144, यही है? हाँ सर यही है। देर एचसीएफ, एचसीएफ कितना है सर? एचसीएफ उनका 16 आया, उन सारे टीचर्स का एचसीएफ। सर टीचर्स की एचसीएफ निकाल दिया आपने, नंबर्स के एचसीएफ है भाई, टीचर्स तो जोड़ देते हैं। 4 0 8, 12 का 2 कैरी 1, 5 8 5 13, 13 4 17, 7 कैरी 1 2, 272 बट्टा 16, काट दीजिए, 16 को काटिएगा, 70 टाइम्स में कट जाएगा। ध्यान से देखो, दिस इज आवर आंसर, 17 इज आवर आंसर। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो 17 इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम इन विच वी हैव टू पुट द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एंड इक्वल नंबर्स ऑफ टीचर। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो ठीक है सर, दिस इज आवर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर which carries 3 mark in your board examination. Okay. Sir, this is our question number 2 of short question answer which carries 3 marks. As you know, सी शॉर्ट क्वेश्चन है सर, जो कि सर 3 मार्क में पूछा गया था 2024 के बोर्ड एग्जाम में। और ये सवाल काफ़ी बार मतलब कि लगभग हर एक बार पूछा गया जाता है। ये फिक्स ही है कि √3 √5 है ना, ये आपको पूछा ही जाता है कि बताओ √3 प्रूफ करो, √3 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो √5 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो √7 तो बहुत कम बार आया है वैसे तो, √3 √5 काफ़ी बार देखा गया। तो ये सवाल मेक श्योर फिक्स सर आता ही आता है, तो इस पर हम लोग अच्छे से ध्यान देने वाले हैं। सवाल छोटू सा है लेकिन जवाब लंबा है। हाँ जवाब जवाब सॉरी जवाब का जो मेथड है वो सेम ही है सब सवाल के लिए। किस तरह के सवाल के लिए इसका जवाब का मेथड सेम है? अगर रूट के अंदर सेम वर्ड है, सॉरी सेम डिजिट है, इन इन सब सवाल के लिए जो मेथड में यहाँ बता रहा हूँ वो सब सेम रहेंगे। लेकिन जब कुछ इस तरह से सवाल आएंगे, अकेले नहीं रहेंगे, साथ में प्लस या माइनस में कुछ नंबर्स रहेंगे, प्लस या माइनस में कुछ नंबर्स रहेंगे, इनके अलग मेथड्स हैं, है ना। वो बस 2 मेथड आपको रिवाइज करने हैं जो एग्जाम में जाकर आराम से छाप के आ जाना है। छाप के सब, अरे दिमाग से छापना, अरे बुढ़ बको, बगल से मत छापना, तो कॉपी ले उठा के आपको बाहर फेंक दिया जाएगा बाहर। आई थिंक बात समझ आ रही है? हाँ सर ठीक है। तो प्रूफ करना है कि ऐसा √3 जो है इरेशनल नंबर है मेरे भाई, ठीक है ना। ठीक है, इसके लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, जहाँ पे विवाद हो जाता है हमारे, हम खुद की बातों पे फालतू की बात छोड़ते हैं, ध्यान से देखते हैं कि स्टेप सर क्या होने वाला है। आप लोग अब एग्जाम देने वाले हो तो आई थिंक इससे अवेयर हो गए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हुए इसे हम लोग उल्टा मानेंगे। हमें √3 को इरेशनल प्रूफ करना है लेकिन हम इसको रेशनल मान लेते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट हो गया हमारा यहाँ से, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, उल्टा मान लिया हमने। अरे भाई हमें तो इरेशनल प्रूफ करना था, आप तो रेशनल ले रहे हो, उल्टा मानना है। सुनो तो विश्वास तो करो। हाँ सर, विश्वास ही तो नहीं होता था नया टीचर पे। टीचर नया नहीं है, चैनल नया है, टीचर पुराना ही है। 2 साल करीबन करीबन हो गए मुझे यूट्यूब पे पढ़ाते हुए, 2 साल। टीचर नया नहीं, टीचर पुराना ही है, चैनल नया है मेरे भाई। विश्वास नहीं हो रहा तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने पुराना चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर देख लेना। सर तो ये वीडियो उस पर क्यों नहीं अपलोड किया गया, इसी पे क्यों अपलोड किया गया? क्योंकि वो चैनल 5-6 महीने किसी कारणवश बंद होने के कारण वो चैनल, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि यूट्यूब ऐसा करता है, वो डेड हो गया है शायद। ऐसा नहीं उस पर वीडियोस नहीं अपलोड होंगे 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 लेकिन ये वीडियोस को रीच मिलना इंपॉर्टेंट था आप सभी बच्चों के लिए एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक, जी हाँ।
तो हमने क्वाड्रेटिक मेथड का यूज करते हुए यहाँ पे लिखा कि √3 एक रेशनल नंबर है। अब क्योंकि √3 एक रेशनल नंबर है तो लिख सकते हैं √3 बराबर, क्या सिंबल हो गया, √3 बराबर पी अपॉन क्यू, मतलब √3 जो होगा वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। जहाँ पे पी और क्यू क्या होगा, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। अब ये मत पूछना कि को प्राइम क्या होता है, तो धैर्य टमाटा, मतलब सर ऐसे कैसे, बता दो प्लीज। ठीक है, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके एस सी एफ 1 होते हैं। एस सी एफ 1 का मतलब उनके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं। आप समझे मुझको? हाँ सर समझे, ठीक। अब आगे हम लोग प्रोसीड करें तो क्यू डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो √3 क्यू हो जाएगा बराबर पी बेच क्या। इस स्टेप के बाद आप लोग स्क्वायर करोगे दोनों साइड में, तो एक स्टेप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, छोटा सा लाइन लिखोगे और दोनों साइड आराम से स्क्वायर कर दोगे। √3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इस साइड पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सर √3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 3 होता है। क्यू स्क्वायर होगा बराबर पी स्क्वायर। आप ये मत बोलना कि √3 का स्क्वायर 3 कैसे लिखा आपने, अरे बुर्बक हो। √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि आपको √3 को 2 बार गुना करना है, √3 को 2 बार गुना करना है। और जब रूट के अंदर सेम डिजिट होते हैं, अब वो 2 बार गुना होते हैं तो रूट हट जाता है, वो नंबर्स आ जाते हैं। या तो आप ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझो कि अगर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, अंदर का नंबर लिखा जाता है। आप ये समझो, आपके लिए ज़्यादा बेहतर। ठीक, यहाँ पे पहुँचे, हाँ सर पहुँचे तो ठीक है। अब क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर पहले से ही था, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो सर डिवाइड में हो गया। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालेंगे, यहाँ से हम लोग 2 निष्कर्ष निकालने वाले हैं। यहाँ पे हमारा थ्योरम काम आएगा पढ़ा हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था अपने मिड टर्म्स में, आपने देखा था नहीं सर, तो अब भुगतो। चलो भाई बता दूंगा, टेंशन मत लो। ऐसा कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 3, यहाँ तक हम लोग ने पहुंचा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, पी स्क्वायर अपॉन में 3 लिखा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि सर 3 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब ये हुआ हाँ, क्योंकि पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है इसलिए पी भी 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो पी भी 3 से डिविजिबल होगा। ये हमने थ्योरम पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, अगर आपको याद हो तो। अगर ठीक है, हाँ सर ठीक है, इसको इक्वेशन, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देख मेरे भाई, अब यहाँ से एक चीज लेट करना, पी बराबर 3c, जहाँ पे सी जो है हमारा वेयर सी इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। मुझे पता है कई बच्चों को यहाँ दिक्कत आती है, टीचर्स ये स्टेप लिखने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, वो नहीं बताते हैं कि यहाँ पे p बराबर 3c क्यों आया, 3c ही क्यों आया, ये c क्या है, मैंने कहा इंटीजर है, 3 ही क्यों आया आखिरकार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो तो, पी स्क्वायर अपॉन 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर अपॉन में 3 लिखा हुआ है, देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ सर लिखा तो है। अब मैंने कहा क्योंकि पी स्क्वायर 3 से डिविजल है तो मैंने ये भी कहा कि पी भी है वो 3 से डिविजल होगा, ऐसा कहाँ सर कहा, मतलब कि पी अपॉन में 3 को जब सॉल्व करेंगे, मतलब डिवाइड देंगे, 3 को पी से डिवाइड देंगे तो कोई नंबर आएगा, कोई नंबर का इंटीजर ही आना चाहिए क्योंकि एक रैशनल नंबर है, तो सर एक इंटीजर आएगा। मतलब कि पी को जब 3 से डिवाइड देंगे तो कोई इंटीजर आएगा, वो इंटीजर को ही हमने सी लेट किया है, उस इंटीजर को ही हमने सी लेट किया है, सी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में कुछ नहीं तो एक है, तो पी वन सा पी, 3 × c 3c, इसी को हमने लिखा p बराबर 3c। देखो अगर नीचे में 5 रहता ना, अगर नीचे में 5 रहता तो p बराबर 5c लिखना पड़ता। कोई यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर है, हाँ बातें समझ में हमें आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब p का मान पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, लिखो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट में p का मान पुट करना है, चलो पुट करते हैं। ये तो ज़्यादा ही जगह छेंक चुका है, ठीक है, लाइन टेढ़ी नहीं है, मैंने जान के खींची है, ठीक है आता है, ठीक है। अब p का मान पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट को आराम से लिखो यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 3, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, p का मान है सर यहाँ पे 3c, देखो ना यहाँ पे p का मान हमने 3 से लेट किया, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, क्योंकि p का स्क्वायर है तो 3c का भी स्क्वायर होगा अपॉन में सर 3, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप सबको, ठीक है। क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, 3 का स्क्वायर करेंगे फिर c का स्क्वायर करेंगे, बारी बारी से स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, 3 का स्क्वायर 9 होगा, c का स्क्वायर c स्क्वायर होगा अपॉन में 3, आप 3 से काट दो 9 को, क्या बचेगा बताओ,
3 से काटेंगे 9 को, 3 टाइम्स में कटेगा, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्यू स्क्वायर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो सर डिवाइड में हो गया, और इधर सी स्क्वायर बच गया। एक काम करते हैं, सी स्क्वायर को इधर लिखते हैं और इसको उधर लिखते हैं, तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। यहाँ से भी हमें दो निष्कर्ष निकालने हैं। आपको मालूम चल गया होगा सर क्या निष्कर्ष निकालने वाला हूँ, ये लिखोगे, हाँ वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे पी था, यहाँ पे क्यू हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। सर ये स्टेप जो भी आपने लिखा, जो भी आप हमको लिखा रहे हो, ये सब हमें रिवाइज करने पड़ेंगे। हाँ, याद करने पड़ नहीं, याद, मैथ्स में याद क्या होता है, आपको बारी बारी अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करने हैं। मैंने जो सीट आपको दिए हैं, सर कहाँ दिए हो, बार बार नहीं बताऊँगा, टेलीग्राम चैनल पे है, इसी वीडियो के लिंक में जाकर देख ले। तो उसमें सीट को सॉल्व करोगे ना, उसमें 2-4 सवाल ऐसे आएंगे आपके, तो रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छा से। और ऐसे वैसे सवाल नहीं है, वो वही सवाल हैं जो कि इसे पिछले साल बोर्ड ने पूछा था, और इस साल आप लोग एग्जाम देने वाले हो। मुबारकबाद सर, मुबारकबाद। हालत ख़राब हुआ हो रखा है एग्जाम के मारे, आप मुबारकबाद दे रहे हो, चलिए कोई बात नहीं, कुछ दिया जाए तो ले लिया जाता है। तो सर यहाँ से क्या निष्कर्ष, जैसे मैंने यहाँ पे निष्कर्ष रिजल्ट निकाला था, यहाँ पे भी कुछ रिजल्ट निकलेंगे। यहाँ पे देखने से ये लग रहा है कि क्यू स्क्वायर को मतलब डिवाइड कर दे रहा है, मतलब कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं? हाँ सर, क्योंकि क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो बोल सकते हैं क्यू भी जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। क्या बात है सर, साइड में भी लिख दी हो? हाँ, लिखना पड़ता है मेरे भाई, जगह कम, ठीक। तो इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, इसको, और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, और सो जाओ फिर। अरे क्या बात कर रहे हो सर, सोना नहीं है, ध्यान से बस देखो, हम भी देखते तो भी देखो। तो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को देख के क्या समझ में आता है आपको? सर ये समझ में आ रहा है कि p का फैक्टर 3 है, मतलब कि 3 अगर p को डिवाइड करा, इसका मतलब 3 जो वो p का फैक्टर है। हाँ, और यहाँ पे 3 जो वो q का भी फैक्टर है, मतलब p और q के सेम फैक्टर हो गए सर 3। तो लिखे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 से ये निष्कर्ष निकला कि हेयर p एंड q हैविंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 3। ये निष्कर्ष निकल रहा है कि p और q का कॉमन फैक्टर 3 है। ये तो कंट्राडिक्शन वाली बात हो गई। आपने शुरू में लिखा कि √3 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो p अपन q के फॉर्म में होगा। यहाँ पे p और q को प्राइम है। अगर p और q को प्राइम है भैया, मतलब को प्राइम का मतलब इनके कॉमन फैक्टर बस 1 ही होंगे, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो ये 3 कहाँ से आ गया, ये 3 कॉमन फैक्टर कहाँ से आ गया फिर? ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, ये तो विवाद हो गया। तो एक दो लाइन और लिखना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैं कहाँ लिखूँ, आई हैव टू रब सम पार्ट ऑफ माई बोर्ड, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मैं रब करूँ, चलिए ऊपर का ही रब कर देता हूँ, या तो ये पूरा मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। देखो, मेहनत से पढ़ाया जाता है, मेहनत से पढ़ा भी जाता है। पढ़ाई करना या पढ़ाना आसान नहीं है। हाँ, जो जो नहीं पढ़ते उन्हें आसान लगता होगा, पर जो पढ़ते हैं उन्हें पता है कि कितना मेहनत लगता है पढ़ने में और पढ़ाने में। आई नो कि वाइट बोर्ड है, कई बच्चे वाइट बोर्ड देख के खिसक लेते हैं कि वाइट बोर्ड है, क्या ही सर पढ़ाएंगे, लेकिन नहीं, डोंट बुक जज बाइट्स कवर। बोर्ड देख के ये मत फैसला करो टीचर कैसा हो या कंटेंट कैसा है मेरा। आजकल के समय मुझे पता है डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, लगभग लगभग सारे टीचर्स के पास डिजिटल बोर्ड है, लेकिन अभी भी कुछ टीचर्स जो नीचे से ऊपर आएंगे उनको तो इसी बोर्ड पे पढ़ाना पड़ेगा। अब डिजिटल बोर्ड अब ना आया है, पहले तो सारे टीचर्स तो सेम बोर्ड पे थे, चाहे वो पेड बैचेज हों चाहे वो फ्री बैचेज हों, सब में वाइट बोर्ड ही था। अरे ये कोई गलत बात नहीं, ये कोई गलत बात है भी नहीं। जिनके पास नहीं है उनके पास ये है, जिनके पास है वो अच्छा है। आप बस कंटेंट पे फोकस कीजिए कि सर कंटेंट क्या दे रहे हैं। कंटेंट खराब देना आप निकल जाओ, मैं बोल रहा हूँ कंटेंट अगर मुझसे खराब डाल रहे हैं यूट्यूब पे तो आप छोड़ दो, वीडियो मत देखो। लेकिन अगर कंटेंट अच्छे हैं तो जो भी टीचर पढ़ा रहा है आपको, यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। ओके सर, ठीक है। हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाला कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 3 है, लेकिन ये तो भैया विवाद हो गया, क्योंकि हमने कहा था पी और क्यू को प्राइम है, मतलब कि इनके कॉमन फैक्टर 1 ही होंगे, फिर 3 कहाँ से आ गया? सो दिस contradiction is arisen due to our incorrect
एजप्शन, इसीलिए √3 इज अ इरेशनल नंबर। माफ करना, एंड इंग्लिश का भी ख्याल रखना पड़ता है, मैथ के टीचर है तो क्या फर्क पड़ता है उससे। अब ध्यान से देखोगे हमने क्या लाइन लिखा है, इसका मतलब क्या समझ लो। सो डैट दिस कंट्राडिक्शन इज अरेजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजप्शन, मतलब कि ये जो विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत ही मान लिया है। एजप्शन का मतलब मान लेना, हमने गलत ही मान लिया, शुरुआत में ही गलत मान लिया है कि √3 एक रेशनल नंबर है। गलती माना था, हाँ सर, हमने शुरुआत में ही मान लिया कि √3 जो है रेशनल नंबर है, इसीलिए ये सारे विवाद हो रहा है। इसका मतलब अगर √3 कोई नंबर अगर रेशनल नहीं है, इसका मतलब वो इरेशनल होगा। ये बात कान खोल के डाल लो अपने दिमाग में। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो फिक्स वो इरेशनल होगा, इसीलिए √3 इज इरेशनल नंबर। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। ये नो नहीं लिखा है मेरे भाई, NO डॉट का मतलब नंबर होता है। एक काम करता हूँ, आप सही है। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर विच गिव्स यू 3 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ये 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 3 नंबर में भी आते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे। लेकिन ये सारे स्टेप्स आपको आने चाहिए, बारी बारी रिवाइज करके आएंगे, ऐसे तो नहीं आने वाले। एक बार देख के जाओगे तो नहीं आने वाले। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं, तब तक हाँ पहले मूव करते हैं, वीडियो को थोड़ी ना खत्म करना है अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल क्या बोल रहा है सर, सवाल बोल रहा है कि प्रूव डैट √2 + √3 का स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूफ करना है कि नंबर जो है एक इरेशनल नंबर है। जहाँ पे एक बात गिवन दिया गया है कि √6 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ये आपको पहले से ही दे रखा है, ठीक है, बात समझ में यहाँ से, ठीक है। तो जो नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है उसको उसका उल्टा मानेंगे, उसको हम लोग इरेशनल मान लेंगे। तो ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। लेट √2 + √3 का स्क्वायर इज एन रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है जी हाँ। अगर ये नंबर रेशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है ये जो नंबर है हमारा वो P/Q के फॉर्म में होगा। हाँ जी सर, जहाँ पे सर P और Q को प्राइम नंबर्स लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, इस वाले केस में जहाँ पे प्लस माइनस से 2-3 टर्म जुड़ जाते हैं, कम से कम 2 टर्म जुड़ जाते हैं, सिंगल टर्म वाले में इससे पिछले वाले मेथड्स का यूज करेंगे। लेकिन इस टर्म में यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे P और Q एक इंटीजर है, क्योंकि डिफिनेशन भी है एक रेशनल नंबर का, P एंड Q आर इंटीजर्स, क्योंकि इन्हीं का जरूरत पड़ने वाला है यहाँ पे, इसलिए इनके माने। पिछले वाले क्वेश्चन में को प्राइम का जरूरत पड़ने वाला था, इसलिए वहाँ पे वो माना गया। उसका डिफिनेशन में को प्राइम भी आता है, इंटीजर भी आते हैं, अगर आपको रेशनल नंबर का डिफरेंस पता हो तो। ठीक, हमने अपोजिट माना कि ये जो नंबर थे वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि एक रेशनल नंबर है तो ये P/Q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे P और Q एक इंटीजर है। इतना तो समझ आता है, हाँ सर ठीक है। अब आगे बनाइए, सॉल्व कीजिए। √2 + √3 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, A+B का होल स्क्वायर आपने बचपन से पढ़ा है। क्या होता है सर, वो A² होता है जोड़ B² जोड़ 2AB, ये फॉर्मूला होता है, इसी पे हम लोग तोड़ने वाले हैं इसको। फॉर्मूला दिख गया, हाँ सर फॉर्मूला दिख गया, ठीक। A² मतलब 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर जोड़ B² मतलब √3 का स्क्वायर, जी हाँ, प्लस 2AB, √2AB। कोई दिक्कत ना जी सर, फिलहाल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 2 इंटू √3, तो 2 इंटू रूट के अंदर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 गुने 3 करोगे, 2 गुने 3 करोगे तो सर 6 आएगा। अच्छा समझ में आ रही, हाँ सर ठीक है। अपॉन में P/Q बराबर P/Q, ठीक है। 3 2 सर 5 हो जाएगा, प्लस 2√6 बराबर P/Q, जी हाँ। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, आपको इस वाले क्वेश्चन में जहाँ पे 2 टर्म रहते हैं, है ना, और उसको इरेशनल प्रूफ करना होता है, यहाँ तक जब तक आपको LHS में हमेशा रेशनल नंबर रखने हैं, और RHS में सारे के सारे, सॉरी माफ कीजिएगा, LHS में हमेशा इरेशनल नंबर रखने हैं और RHS में रेशनल नंबर लेके जाने हैं, ठीक है हाँ सर ठीक है। तो इधर 2√6 ही रहेगा फिलहाल, P/Q तो लिखा ही हुआ था, प्लस 5 इधर आएगा सर, माइनस का 5 हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, चलो Q और 1 का एलसीएम सर Q ही होगा, P से Q P, P माइनस 1 Q सा 5Q, ये तो आता है, हाँ सर आता है। तो 2, आप 2 को भी इधर लेते हैं क्योंकि 2 भी तो रेशनल नंबर है, सारे रेशनल को उधर फेंक देंगे और इरेशनल अपने पास रखेंगे। तो इरेशनल को हमने अपने पास रखा, बाकी जो इधर लिखा हुआ था वो तो रहेगा ही, लेकिन 2 रेशनल था तो उधर फेंक देंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो सर डिवाइड में हो गया, मतलब नीचे आ गया, ठीक है, मतलब 2 क्यों लिखा गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताऊँ? नहीं सर फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़िए, हाँ सर बढ़िए, हाँ सर बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम लोग, हेयर P P एंड
क्यू आर इंटीजर्स क्या है बच्चों ये हमने शुरुआत में ही लिख दिया था पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इसीलिए पी माइनस फाइव क्यू यहाँ पे जो नंबर थे पी माइनस फाइव क्यू अपॉन में टू क्यू इज अ रेशनल नंबर। ठीक है जी हाँ सर। हमने क्या लिखा ध्यान देखोगे, सॉरी, क्योंकि पी और क्यू इंटीजर्स हैं, मतलब कि इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद ये एक रेशनल नंबर ही आएगा। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, हाँ सर सही है। बट रूट सिक्स इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब भाई साहब ये तो इरेशनल नंबर है, तो कभी भी हो सकता है कि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो, या तो मैं कहूँ कि जो इरेशनल का मान है वो रैशनल के बराबर होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे जो है LHS जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर नहीं है RHS के। ऐसा क्यों हो रहा है, बराबर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने गलत मान लिया है, हमने ऊपर में ही गलत मान लिया है कि रूट टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर जो है एक रैशनल नंबर, हमने गलत मान लिया। तो एक लाइन लिखोगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अरेजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट। किसी को मेरा स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, आप चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, इनकरेक्ट एजप्शन। ठीक है, ये विवाद इसीलिए छिड़ गया है, ये गलतियां इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हमने गलत ही मान लिया है। क्योंकि हमने गलत मान लिया है, हमने माना था कि ये जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, तो ये गलती हो गया, ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं तो क्या है सर, ये रेशनल नंबर है, तो ठीक है ना, लिख दो रूट टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर जो है इज एन इरेशनल नंबर। एनो डॉट का मतलब नंबर है, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, पर क्या करूँ बोलना पड़ता है बुढ़बो को, कहीं नो मत समझ लेना उसको। बात तो समझ में आ रही है, हाँ सर ठीक है। तो सर ये क्वेश्चंस थे हमारे कुछ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो कि बोर्ड में पूछा था 2024 में। सर क्या इतने ही क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से आए थे? नहीं, है तो पाँच छः, लेकिन हमने करवाए हैं तीन। क्यों सर? बाकी तीन सेम है, तो आप खुद से कर सकते हो, बस नंबर का हेरा फेरी है। और वो आपकी सीट में प्रोवाइड किया गया है सारे क्वेश्चन, तो वहाँ जाके आप सीट को सॉल्व करो बढ़िया से, जो कि जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो आगे का सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है जी हाँ, सारे के सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट से जो भी सवाल हमको यहाँ पे करने वाले थे PYQs, तो हमने वो सारे किए। हमने समझे कि किस तरह के सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और मैं आपको इस चैप्टर का वेटेज बता दूं, जो कि मैंने कई बार अनाउंस किया भी है। इस चैप्टर का वेटेज 6 to 7 नंबर्स का होता है, 6 to 7 मार्क्स। मतलब कि इस चैप्टर से CBSE जो है वो 6 से 7 नंबर का सवाल पूछता है हर एक बार, और इस बार तो खास करके 6 नंबर का पूछेगा आपसे, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, है ना। वो सारे सवाल एक वीडियो में तो मैं नहीं ला सकता, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जा रहा है, ठीक ना। तो ऐसा आशा करते हैं कि आप लोगों ने NCERT सॉल्व कर लिया होगा और PYQs भी लगा रहे होगे। एक साल के PYQs लगाने से कुछ नहीं होने वाले मेरे भाई। आप बस, मैं ये ट्राई कर रहा था, ये मेरी कोशिश बस यही है कि कौन कौन से टाइप हैं बच्चे को बस वो पढ़ा दो। और पूरा टाइप मैंने चाहकर भी मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता आपको, देयर लॉट्स ऑफ टाइप। लेकिन मैंने जितने भी टाइप बताए हैं, अगर आपने हर साल टाइम पास कर दिया है, कुछ नहीं पढ़ा है आपने, तो इन सारे को देख के आप कम से कम 70 to 80 स्कोर कर लोगे। लेकिन एक बात मेक श्योर करूँगा कि आपको NCERT अच्छे से आती है, आपने NCERT को चार्ट लिया है अच्छे से। इस उसके बाद ही 60 to 70%, 80% तक नंबर आप ला सकते हो। क्योंकि एक वीडियो देख के ये आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ सर हमें पूरे नंबर्स आ जाएंगे। यू हैव टू वॉच लॉट्स ऑफ वीडियोस इन योर टाइम, इन योर डेड टाइम। हर साल अगर मजाक किए हो तो अभी भी आपके साथ मजाक ही होगा। देखो एक सच्चाई है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। सारे लोग आपको बोलेंगे इस वीडियो देख लो, इसके बाद 90 से 100 नंबर पक्के हैं, वो वीडियो देख लो 90 से 100 नंबर पक्के हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो डिपेंड करता है आपके पढ़ाई पे कि आपने हर साल क्या पढ़ा है। एक अच्छा स्टूडेंट अच्छा करता है, एक बुरा स्टूडेंट बुरा ही करेगा, क्योंकि हर साल उसने टाइम पास किया है। तो आपके कर्म ही आपके फ्यूचर डिसाइड करते हैं, आपके फैसले ही आपके फ्यूचर डिसाइड करते हैं। काश वो समय में ये फैसला लिया रहा था कि चलो बैठ के 2 घंटा पढ़ लेते हैं, मैथ सॉल्व कर लेते हैं, तो आज ये नौबत नहीं आती जो आज आई है, आप पे बीत रही है और एग्जाम हॉल में आप पे बीतेगी।
अगर आपने भर साल मेहनत किया है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू डू व्हाट यू कैन डू इन योर एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू क्रैक इट। सर क्रैक तो करना ही, यू हैव टू, क्या बोलूँ मैं, फोड़ दोगे तुम एग्जाम में अगर तुमने अच्छे से भर साल पढ़ा है तो। और ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने छोटे छोटे सवाल करवाए हैं, सफिशियंट नहीं है मेरे भाई, आपको और पढ़ने पड़ेंगे। ये सच्चाई कोई नहीं बताएगा आपको। सारे सारे आएंगे बोलेंगे एक वीडियो देख लो तेरी नैया पार हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर तेरी नैया एक वीडियो से ही पार हो जाती तो भर साल के ऊपर रहे हो, आखिरी में भी तुम एक वीडियो देख के जाओ नैया पार करवा लो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भर साल पढ़ना ही पड़ता है, ये बात कब समझोगे तुम लोग। और फालतू के फालतू वीडियोस देखते रहते हो, मेनली पढ़ाई का वीडियो देखो। बच्चे आजकल ये वॉच कर रहे हैं कि पढ़ना कैसे है, 24 घंटे में 30 घंटे की पढ़ाई कैसे करना है, ये नहीं देखते कि क्या सिलेबस है। सिलेबस को नहीं देखना उन्हें, उन्हें ये देखना है कि कैसे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। अरे भाई क्या टाइम टेबल होगा, तुम्हें पढ़ना है तो क्लास 10th में हो तो पढ़ो ना, अगले साल बोर्ड है, समझ रहे हो। अब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। टीचर्स जो कि यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं उन्हें सैल्यूट है, क्योंकि वो आपके लिए फ्री कंटेंट यूट्यूब पे आके दे रहे हैं, अपना समय, अपना कीमती समय आपको दे रहे हैं। आपका ये फर्ज बनता है वो वीडियोस को आप देखिए, ध्यान से देखो, अच्छा बुरा जो भी लगे वो कमेंट करो, है ना। मेरी बातों का कुछ बुरा लग गया हो तो सॉरी, लेकिन यही सत्य है, असत्य करवा होता है मेरे भाई। तो ठीक है, अलविदा लेता हूँ मैं। एक एक बात और, इस चैप्टर से मैंने अपने सीट में एक क्वेश्चन और दिया है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, तो मैं अगर लिखता भी तो पूरा बोर्ड भर जाता। तो मैं काम करूँगा, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के तौर पे, है ना। ये हो सकता है ना, हाँ सर ये हो सकता है। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा वो अच्छा होगा, है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।